अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 95 पार्ट बी स्टार्ट कर दिया जी हमने। अच्छा जी, मैंने पूछा क्लास में कि कोई एक बच्चा ऐसा हो जिसने ईपीएस का चैप्टर रीड किया हो, कोई जवाब नहीं आया। तो अब ज़रा एक बार बस क्विकली इसको गो थ्रू करें, सवारियाँ भी पूरी हो जाएंगी। पढ़ाना नहीं है मैंने, ठीक है। इसको काइंडली ये कर लीजिएगा, जो मुझे नज़र आएगा पढ़ाने वाला मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन आपने अब इसको तसल्ली कर लेनी है आज। अब कल सवाल पूछेगा, फिर परसों से मैंने कोई नहीं जवाब देना। जो मैंने नहीं पढ़ाया उसके अलावा मैंने नहीं पढ़ाया वो तो मैं ज़ाहिर है खुद पढ़ाऊँगा। तो ये जो 1 है ये मैंने खुद पढ़ाना है, इसको छोड़ दें। बाकी 2.1 पढ़ना है आपने। एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारी। 2.2 भी आपने पढ़ लेना है, एक दफ़ा नज़र डालनी है, सिर्फ नज़र डालनी है। 2.2.2 ये सारी रीडिंग सिर्फ एक दफ़ा, दोबारा कभी ना पढ़ना इधर से आके, सब आपको आता है। सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लो। देखो ना, जैसे डाइल्यूशन एंटी डाइल्यूशन मैंने सिर्फ आपको एक जुमले से दिखाया था, अब वहाँ से एमसीक्यू बन जाता है। आपने एमसीक्यू करके भी देखा होगा, वो एमसीक्यूज आ भी गए होंगे उसमें से, ठीक है। तो सिर्फ एक नज़र पढ़ना है। और जो याद करने वाली चीज़ है वो मैंने खुद निशान लगा दी थी, जैसे मैंने कहा था इंपॉर्टेंट, और सिर्फ ये याद रख लो, ठीक है। उसके बाद बाकी सिर्फ रीड। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये याद रख लो एंटी डाइल्यूशन होती क्या है, और बाकी सिर्फ रीड। और यहाँ पे हम आए थे, ये पढ़ते जाना है, सिर्फ एक बार रीड करना है, ठीक है। रैंकिंग सिर्फ एक बार रीड करना है, दोबारा बेशक तैयारी करते हुए भी ना रीड करना। एक बार ये तसल्ली हो जाए कि जो लिखा हुआ है हमें वो पता है, हम उनको न्यूमेरिकली कर रहे हैं। याद रखने वाली चीज़ सिर्फ मैंने खुद बताई आपको, जो डाइल्यूशन और एंटी डाइल्यूशन थी। या याद रखने वाली चीज़ें ये हैं जो मैंने खुद पढ़ाई थी, ठीक है ना। सही है। अच्छा, तो प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको पढ़ाई, कोई मसला इसमें है तो पूछे। बेटा वर्किंग है, सब वर्किंग है। हाँ, प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ बेसिक और डायल्यूटेड डीपीएस एक लफ्ज़ आता है, जैसे मैंने नोट बनाया था, करीब ही होना है, ये इत्तेफाक से ये है। प्रेजेंटेशन फेस के ऊपर सिर्फ ये नज़र आए, इसकी कैलकुलेशन कैसी हुई वो भी नोट में, और फिर रेकन्सिलिएशन भी नोट में। ये प्रेजेंटेशन, ये बेसिक ईपीएस, ये डायल्यूटेड ईपीएस। आगे तफसीलात नोट्स में। ये बेसिक ईपीएस ऐसे निकली, डायल्यूटेड ईपीएस ऐसे निकली। अर्निंग्स और पैट के अंदर रेकन्सिलिएशन ये है, अर्निंग्स फॉर बेसिक और अर्निंग्स फॉर डाइल्यूटेड में ये है रेकन्सिलिएशन, शेयर्स फॉर बेसिक और शेयर्स फॉर डाइल्यूटेड में ये है, बस। तो फेस के ऊपर जैसे करवाया, बिल्कुल ये बिल्कुल प्रेजेंटेशन है फाइनल। जब आप प्रैक्टिकली जिंदगी के अंदर कभी ईपीएस बनाएंगे और नोट्स बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, फेस पर ये शो करना है, ठीक है। अच्छा जी, अदर एस्पेक्ट्स मैंने अभी आपको छुड़वाए हुए हैं। रीड ओनली भी बेशक ना करें, पेंडिंग रखें। ये मैं रेशोज जब पढ़ा दूंगा तो फिर इसके साथ ही ये पढ़ाऊंगा, मिलते जुलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ईपीएस भी एक रेशो है, ईपीएस भी एक रेशो है, ठीक है। तो ये पेंडिंग मैंने किया हुआ है। रीड करना हो तो बेशक कर लेना, मैंने जब पढ़ाना है तो ताकि उस वक्त ज़रा बेहतर हो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो एक सबसे पहला पेज मैंने छोड़ा है थोड़ा सा, और एक ये आखिरी छोड़ा हुआ है। उसके अलावा सवाल तो इसके हमने सारे ही कर लिए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन में वर्किंग कर ली थी, नोट बनाना बाकी था, वो अब किसी वक्त देखेंगे। फ़िलहाल फटाफट एमसीक्यूज़ कर लें, ताकि थोड़ा सा आज रेशोज़ भी कर लें। बच्चे नाराज़ होते हैं फिर मेरे साथ, रेशोज़ नहीं करा रहे। तो एमसीक्यूज़ के ऊपर हमने लगाने हैं जी 10 मिनट टोटल, ठीक है। तब तक सवारियाँ भी पूरी हो जाएंगी। सवारियाँ आर कमिंग, देखिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट? अर्निंग पर शेयर अमाउंट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इफ दे आर नेगेटिव, यानी लॉस पर शेयर हो तो इसको प्रेजेंट नहीं करते। अब तो पढ़ा दिया है, चलो टेस्ट में जाती थी, अब तो पढ़ा दिया है। नहीं जहन में आ रहा तो ओपन करके रखूं साथ। पेज नंबर 596, आखिरी एमसीक्यू से शुरू करूँ। असल में ये बस उन्होंने अटैम्प्ट नहीं लिखी इस दफ़ा, ये पास पेपर वाले एंड पे जो है ना, ये सारे पास पेपर वाले हैं, ठीक है। पास पेपर रीसेंट अटैम्प्ट जो गुजरी है और उससे पिछली जो है, एक दो टॉपिक्स के अंदर वो नहीं है, मैं उसको आपको हैंडआउट के अंदर दे दूंगा। वैसे मैंने टेस्ट में पहुंचा दिए हैं, जैसे वो रैम्बो वाला सवाल था, वो पिछली से पिछली अटैम्प्ट का IAS 8 का सवाल है, लेकिन वो बुक में डालने से रह गया, हालांकि मैंने दिया था उनको डालने के लिए। तो वो क्योंकि टेस्ट में आ गया तो माफ़ी तो नहीं मिलनी, वो डिस्कस भी हो जाएगा, और फिर एक जगह पे अटैम्प्ट समेत में उसके सोल्यूशन क्वेश्चंस इकट्ठे कर दूंगा आपको, जो 2-3 टॉपिक्स के रह गए हैं पिछली अटैम्प्ट वाले, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? अर्निंग्स पर शेयर अमाउंट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इफ दे आर नेगेटिव। पढ़ा दिया आपको, कल ही पढ़ाया है कि अर्निंग्स पर शेयर हो
या लॉस पर शेयर हो, यानी कि आपके प्रॉफिट्स नहीं है, लॉसेज भी हैं, तब भी आप ईपीएस निकालें, वो फिर अर्निंग पर शेयर नहीं रहेगी, वो लॉस पर शेयर होगा, नेगेटिव साइन के साथ फेस पे नजर आएगा, बट आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत है, वो कह रहा है कि नहीं प्रेजेंट करनी, हम कह रहे हैं नहीं करते हैं। अर्निंग पर शेयर अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर डिस्काउंट, ये तो पुराना है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आई कैप ने निकाल दिया हुआ है बेसिकली। इस एमसीक्यू को आप रिप्लेस कर लें, एक इधर होगा इससे मिलता जुलता, ये अब आपके सिलेबस में है, यानी आप इसको काट दें जी। ठीक है, और सही है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जो हैं वैसे वो अलग से उसकी अलग से ईपीएस निकाली जाती थी, लेकिन मैं इसको पढ़ाना भी नहीं पसंद कर रहा। वजह ये है कि आई कैप ने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को पिछली दफ़ा किताब से निकाल दिया था, सिलेबस में तो पहले भी क्लियरली नहीं लिखा हुआ था। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है वो, जैसे नेस्ले की मिसाल दी थी आपको I36 में, नेस्ले ने सोचा कि हम दही वाला सेगमेंट बंद कर रहे हैं, तो ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। ठीक है, जो अब बंद हो रहा है, अगली बार ये नहीं होगा तो यूज़र को अलग से बता देते हैं कि जी इसके प्रॉफिट या लॉस जो है उसकी अर्निंग पर शेयर या लॉस पर शेयर इतने, जो अगली बार एक्सपेक्ट अर्निंग कर लो, उसकी भी अर्निंग है, अलग करके बताते हैं कि ये डिसकंटिन्यू कर दिया ऑपरेशन, हम अगली बार ये वाली अर्निंग एक्सपेक्ट मत करना। तो ये असल में अलग से दिखाया जाता है, लेकिन मैं इसको नहीं करना चाह रहा। वैसे बता दिया मैंने बातों बातों में, लेकिन चूंकि सिलेबस में नहीं है इसलिए इस एमसीक्यू को काट दें आप। ठीक है, इसकी जगह पे जो रेलेवेंट है ना अब आपके लिए वो ये है, आई कैप की किताब जो पास पेपर में भी यही वाला टेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है जी, तो ये इन प्लेस ऑफ आखिरी वाला। ठीक है, ओके, उसकी पहली स्टेटमेंट सेम है और दूसरी के अंदर अब वो स्टेटमेंट है जो आपके लिए रेलेवेंट है। ओके, चले। अच्छा जी, एन एंटिटी रिपोर्टेड अ पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर इन प्रीवियस ईयर, which of the following would result in increase in earning per share for previous year due to, पिछले साल में वो कहता है कि अर्निंग्स थी इनकी, ठीक है, इस साल इनमें से कुछ भी हो जाए तो आपको पता है पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट किया जाता है। अब बड़ी फनकारी लगाई उसने और डायरेक्ट पूछा है, थोड़ा सा जहन लगाएं तो डायरेक्ट आंसर भी है आपके पास, लेकिन चलें हम समझ लेते हैं। वो कहता है कि ऐसा कौन सा काम है इनमें से जिसकी वजह से रीस्टेटमेंट तो करनी है सब में, इनमें से ऐसा कौन सा काम है जिसकी रीस्टेटमेंट पिछले साल की ईपीएस को बढ़ाएगी, पिछले साल की ईपीएस को बढ़ाएगी। अब ईपीएस का फॉर्मूला जहन में लाएं, अर्निंग्स होती हैं ऊपर और शेयर्स होते हैं नीचे। ठीक है, शेयर्स डिनोमिनेटर में है, अगर वो, अच्छा ये जितना भी ये जो कुछ भी है, राइट शेयर्स रीस्टेटमेंट किससे करते हैं, सिर्फ बोनस एलिमेंट से, बोनस इशू, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि ये शेयर्स का चेंज है, अर्निंग्स पे इसका इफेक्ट नहीं है, यही होता था ना। अब शेयर्स ने चेंज होना है तो डिनोमिनेटर शेयर चेंज होना है, डिनोमिनेटर के बढ़ने पर ईपीएस कम होगी, रेशो में पढ़ चुके हैं ना अब ये, और डिनोमिनेटर के कम होने पर रेशो बढ़ जाएगी। अब मुझे बताओ इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं और कौन सी ऐसी चीज है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं डिनोमिनेटर में। राइट इशू करने पर भी बोनस में हम कहते हैं जी इतने शेयर्स हमने मुफ्त में बांटे, शेयर्स बढ़े। शेयर स्प्लिट से भी शेयर 2 से बढ़ के 4, 5, 6 हो गए। बोनस में भी मुफ्त में शेयर्स बटे तो शेयर्स बढ़े, कंसोलिडेशन में शेयर्स कम। अब डिनोमिनेटर के बढ़ने पर रेशो ने कम होना होता है। वो कह रहा है कि वो वाला इनमें से इंपैक्ट बताओ जो इस साल आए और पिछले साल को रीस्टेट करें तो वो ईपीएस को बढ़ाएगा। तो ये एक ही है, शेयर कंसोलिडेशन। ठीक है, सही है। एग्जाम्पल से प्रूव करने की जरूरत है या समझ आ गई है? नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी एडजस्टेड इन पैट फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। हाँ जी, रिडीमेबल का प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल का यस, ऑर्डिनरी कभी नहीं, ऑर्डिनरी कभी नहीं। इतना आसान एमसीक्यू भी होता है? हाँ जी होते हैं। 19 हो गया था। ये होमवर्क में लिख रहा हूं इसलिए कि जिन्होंने नहीं किए, किन्होंने सारे एमसीक्यूज कर लिए थे, मैंने होमवर्क में दिए थे माशाल्लाह। एक बच्चों ने कर लिए, आज 2 बच्चों ने किए, मैंने कहा शायद 1 बच्चों ने किए। ठीक है, तो मैं इसलिए होमवर्क लिख रहा हूँ, मुझे पता था थोड़ी सी आप लोगों को हलाल करवाऊँ थोड़ा सा ना, ये एमसीक्यू सारे ही प्लेट में ना आए, रेशोस पे चले जाए ना, ताकि तो जो कैलकुलेशन वाले हैं कुछ एक होमवर्क में डाल रहा हूँ, करके देख लेना कोई क्वेश्चन हो तो। वैसे किसने किए? 1-2 बच्चे जो हाथ खड़े किए जी। कोई मसला इनमें आया? दोनों में आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बाकी बच्चों में से किसी ने किया और मसला आ गया, डू आस्क,
मैं बता दूंगा, लेकिन तसल्ली मुझे तभी होगी जब आप लोग करके कहेंगे हाँ जी कोई नहीं है। अच्छा जी 17 भी मैं वो बस सिर्फ करना चाह रहा हूँ, ये तो सिंपल है ना। देखो सिम्बा की बेसिक ईपीएस निकालो। अब ईपीएस के सवाल इतने बड़े बड़े किए, छोटा सा सवाल करना आपके लिए क्या मसला है। एमएल की बेसिक ईपीएस निकालो, वेटेड एवरेज शेयर्स निकालो। तो ये आप बड़े बड़े सवालों में कर चुके हैं, इसलिए मसला है नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन आप तसल्ली के लिए कर लें, ये ना हो एमसीक्यूज आते हैं इन टॉपिक्स में से, ये टॉपिक बड़े फेवरेट हैं। एमसीक्यू कहीं से भी आईकैप दे देता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन इन टॉपिक्स के अंदर रेशियोज बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ईपीएस में से आ जाते हैं, आईए सेट में से आते हैं, सेट में से नहीं इक्विटी में से आ जाते हैं। बाकी रह क्या गया, IAS 20, 23 कभी कभी वो भी पसंद कर लेता है। इम्पेयरमेंट बहुत पसंद है। IAS 16 में कभी कभी दे देता है एक आधा एमसीक्यू, क्योंकि बड़े सवाल जहाँ से देता है वहाँ पे एक आधा कभी कभी दे देता है शरारतन, वरना ये टॉपिक्स तो अक्सर ही आए होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अटैम्प्ट में रेशो का सवाल नहीं दिया, शायद पिछली से पिछली थी या उससे पिछली थी, और 6-7 नंबर के एमसीक्यूज दे दिए उसमें से। यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कुछ छोड़ के नहीं जाना। चलें जी नंबर 16 थोड़ा सा कर भी लेना चाहिए। अब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंपैरेटिव की तरफ है ना, वो सीधे सीधे थे इसलिए वो आप करेंगे, ये थोड़ा सा जलेबी की तरह सीधा मैं करवाऊंगा। नंबर 16 असल में ना ये वाला एमसीक्यू आपके टेस्ट में मैंने डाला था, नाम बदल दिया था मैंने। ठीक है, चले जी। शाइस्ता लिमिटेड इज आ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर। हालांकि आप इतना पढ़ते नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप यहां से देखकर आपको पता लग जाएगा, लेकिन स्टिल फिर भी मैं बदल देता हूं। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 7 कर लें X7 शोड ईपीएस ऑफ 8 अब ये 2007 की ईपीएस है, X7 की ईपीएस है। ठीक है, चुप कर जाएं। इन जुलाई, अच्छा ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर, और जुलाई X8 में, यानी कि पिछले साल की ईपीएस गिवन है और इस साल के एन दरमियान में शाइस्ता लिमिटेड मेड आ 1-for-3 बोनस इशू। 1 for, तो इसको यूं लिखते होते थे ना हम, बिफोर न्यू आफ्टर। ठीक है, तो बिफोर बोनस क्या है जी 1-for-3, हर 3 वाले को न्यू, और आफ्टर 4। ठीक है जी। अब बोनस का फ्रैक्शन जब लगाते हैं तो बिफोर बोनस को आफ्टर करने के लिए हम क्या किया करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, बिफोर से डिवाइड, आफ्टर से मल्टीप्लाई, यही करते थे ना, ये करंट ईयर में करते थे। और प्रीवियस ईयर के अंदर भी क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर में शेयर्स पड़े होते थे उनके ऊपर यही वाला फ्रैक्शन लगा देते थे जाके, याद है वो काला पहला के अलावा वाले सारे। What figure for the year X7 earnings will be shown as comparative in the financial statements of X8? 8 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब चूंकि बोनस इशू इस साल हो गया है, तो इस साल के तो ईपीएस आपने तरतीब से निकाल ली, वेटेड एवरेज निकाल कर, लेकिन पिछले साल को भी कंपैरेटिव को भी रिस्टेट करते थे ना, तो वो क्या आंसर होगा। अब इसी दिन के लिए मैंने आपको तो रीस्टेटमेंट को और के साथ भी करवाया था कि अगर रुपीस के अंदर कभी एमसीक्यूज में ईपीएस दे दे और रीस्टेटमेंट कह दे, तो जो फ्रैक्शन आपका लगता है उसको उल्टा देना। कुछ याद है? अब वैसे तो फ्रैक्शन बोनस का बनता है जब हम 20x8 का सवाल कर रहे होंगे, तो वेटेड एवरेज शेयर्स निकालते हुए हमने वो जो फ्रैक्शंस लगाने होते हैं उनके अंदर हम जब कहेंगे ना बिफोर बोनस है आफ्टर करो, तो हम कहेंगे जी बिफोर से डिवाइड करो आफ्टर से, ऐसे ही करेंगे ना। लेकिन जब रीस्टेटमेंट की बारी आएगी तो 20x7 की जब ईपीएस आपने रीस्टेट करनी है, ईपीएस 2007, लेकिन कौन सी रीस्टेटेड, तो अब हमारे पास कोई 2007 का ना प्रॉफिट है ना 2007 के शेयर्स हैं, है तो सिर्फ क्या है, तो ₹8.5। अब इसके साथ इस फ्रैक्शन को रिवर्स करके उल्टा के लगा दो इंटू 3/4, क्या आंसर आता है, ये वाला सी इज द करेक्ट ऑप्शन 6.38। तो बोनस फ्रैक्शन क्या है, यूं कर लिया करें ना आप, यूं कर लिया करें, बोनस फ्रैक्शन क्या है 20x8 के हिसाब से मुझे बताएं बोनस फ्रैक्शन क्या है। बोनस फ्रैक्शन क्या है 4/3, बिफोर से डिवाइड करके ये बोनस फ्रैक्शन है। लेकिन जब इसको पिछले साल के ईपीएस में लगाना चाहें रीस्टेट करने के लिए, तो इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ओके, सही है।
बोनस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जो आप इस साल के अंदर वेटेड एवरेज निकालते हुए लगाते थे। ओके, सही है, चलें आगे, ये समझ आई है? चले नेक्स्ट, नंबर 15। Saima Limited is a company listed on Pakistan Stock Exchange. Given below is an extract from its statement of comprehensive income for the year 7. Profit before tax given है, tax expense given है, profit after tax. SL paid during the year an ordinary dividend of rupees 4 lakh, cash dividend है, and a dividend on its redeemable preference shares of 500. These have been correctly accounted for in financial statements. ठीक है, आगे कहता है एसएल हैज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 2 मिलियन 10 ईच का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कोई बता सकता है? 2 मिलियन डिवाइड बाय 10 करें तो 2 लाख शेयर्स थ्रू आउट द ईयर मतलब सारा साल ये रहे। एंड ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये तो सिर्फ हम करते हैं डिस्क्लोज, याद है, इसको सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, इसका कोई ताल्लुक बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन से नहीं है। ईपीएस की कैलकुलेशन में तो ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स वो हैं जो इशू कर चुके हैं, वो आते हैं। ऑथोराइज याद है, कुछ याद है ऑथराइज? मैंने यूं बैलेंस शीट बनाई थी, वैसे तो FAR2 में जाकर आपने ये बनाना है, ठीक है। इक्विटी के अंदर सबसे पहले क्या आता है जी, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है, कितना है जी, 10 मिलियन रुपए का, यूं करके लिखा होता है, रुपीज इन मिलियन करें तो 10 मिलियन, इसके नीचे यूं लाइन लगी होती है और यूं हमने लिखा होता है कि ये 10 मिलियन शेयर्स हैं, 10 मिलियन रुपए का शेयर कैपिटल है ना, तो हम यूँ लिखते होते हैं 10 मिलियन रुपीज़ में लिखो यार, समझा ही दूँ, वैसे समझाया था, ये 10 मिलियन रुपए का शेयर कैपिटल है और यूँ हमने लिखा होता है कि कितने, 10 मिलियन डिवाइड बाय 10 करें, हाँ 10 लाख, 1 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, यूँ लिखा होता है। लेकिन इसके नीचे क्या लगा होता है, डबल अंडरलाइन, कि इसका नीचे वाली बैलेंस शीट से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल होता है, इशूड सब्सक्राइब पेड अप शेयर कैपिटल ना, ये अब जब मैं स्टेटमेंट इक्विटी का चैप्टर, मैंने हर चैप्टर खोल के देखना होता है, अब एंड पे आ गए हैं ना, तो जो स्टेटमेंट इक्विटी का चैप्टर है उसके अंदर से मैंने ये वाली चीज़ नहीं पढ़ाई हुई, मुझे पता है, लेकिन जब मैं अब रिवाइज करूंगा ना जाके कि क्या रह गया है, तो मैं किसी दिन सामने लेके आऊँगा। तो ऑथोराइज कैपिटल बता दिया हुआ है, इशूड कैपिटल बता दिया, इशूड सब्सक्राइब पेड अप, थोड़ा सा फर्क है उनके अंदर, वो समझाना है, सिर्फ 2 मिनट की बात है, लेकिन अभी नहीं छेड़ूंगा, जब मौका आएगा उसका, रिवीजन में चल रहे होंगे तब देख लेंगे। तो हमारे इशूड शेयर कैपिटल को हमने यूज़ करना होता है ईपीएस की कैलकुलेशन में। तो वो कहता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हैड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 2 मिलियन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। ऑथोराइज चाहे 10 मिलियन है, इशू उन्होंने कितना किया हुआ है, 2 मिलियन, यानी कि इस 2 मिलियन को डिवाइड करो 10 से, 200,000 शेयर्स अभी तक इशू किए हैं हमने, 200,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ऐसे लिखा होता है। ये बैलेंस शीट कोई भी उठाकर आप देख लेना, उसमें ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। हमारी ईपीएस की कैलकुलेशन के अंदर ये शेयर्स यूज होते हैं, वो तो मैक्सिमम लिमिट है जो हमें एससीसीपी ने अलाउ किया हुआ है कि आप सारी जिंदगी में इशू कर सकते हैं। कितने इशू किए वो ये हैं, तो ईपीएस में ये यूज होने हैं, तो कभी धोखा ना खा जाना इससे। ये हमने एक सवाल के अंदर देखा था, तो मैंने कहा था इसको सिर्फ उस वक्त हमने सिर्फ शायद फेस वैल्यू निकालने के लिए यूज़ कर लिया था उसको, लेकिन ये बहरहाल शेयर्स नहीं है जो हमने इशू किए हों, ये शेयर्स हैं मैक्सिमम लिमिट जो हम इशू कर सकते हैं पूरी ज़िंदगी के अंदर। इसको चेंज करना पड़े तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ता है, फीस और पे करनी पड़ती है, फिर ये लिमिट बढ़ती है, मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर हम इशू नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब आओ वापस, कहता है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मतलब की चीज़ क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और बोलो उसके बाद अब वो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हैं, तो उनका डिविडेंड भी इग्नोर करो, क्योंकि वो पैट तक आते आते यहां से ही कहीं से माइनस हो गया होगा। और ये ऑर्डिनरी डिविडेंड को भी क्या करना है, इसका मतलब सिर्फ 42 को देखना है, और उसके बाद यहां से रुपीज में से शेयर्स निकाल लेने जो भी अभी आपने निकाले हैं, ठीक है। और उसके बाद इस ऑथोराइज्ड को भी उसने सिर्फ परेशान करने के लिए दिया, इग्नोर करना है इसको भी, ठीक है। अब क्या रहा है, बेसिक ईपीएस निकाल दो, तो बेसिक ईपीएस तो बड़े आराम से निकलती है, 200 डिवाइडेड बाय 200, पूरा लिख दें, 42000000 डिवाइडेड बाय 200,000 शेयर्स, ये क्या है जी, रुपीज इतने, ठीक है, और ये क्या है जी, शेयर्स। अब वेटेड एवरेज भी यही है, क्योंकि उसने कहा है
पूरे साल में ये आउटस्टैंडिंग रहे, बताओ क्या आंसर आता है? तो ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आई? कर लें इससे ऊपर वाला भी। साइमा लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड इन पाकिस्तान गिवन बिलो एन एक्सट्रैक्ट ऑफ सर्टेन कंप्रिहेंसिव इनकम। अच्छा ये तो हो गया। परिसा, परिसा लिमिटेड, पतीसा नहीं है। इशूड न्यू शेयर्स, इशूड न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर कैश एट फुल मार्केट प्राइस, बेहतरीन। एंड ऑल्सो मेड अ 1/8 बोनस इशू, ये कोई बेहतरीन नहीं। 1/8, 819, तो बोनस फ्रैक्शन क्या बना? ऐसे लिख के रख लें, कहीं काम ही आ जाता है। बोनस फ्रैक्शन क्या बनेगा इस साल के अंदर? हम कहेंगे बिफोर से डिवाइड करें न्यू से, ये हमारा क्या है जी? बोनस फ्रैक्शन। ठीक है, आगे कहता है, पता नहीं आगे पूछ क्या रहा था, मैं तो किधर निकल गया। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू IAS 33? न्यू शेयर्स इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस शुड बी टाइम अपोर्शनड फ्रॉम देयर डेट ऑफ इशू। सही कह रहा है, सही कह रहा है सर। आप ना ये बताएं कि हम जब वर्किंग करते थे वेटेड एवरेज शेयर्स वाली, तो उसमें जब डेट, डिस्क्रिप्शन, शेयर्स, फ्रैक्शन लगता था, और यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे जो भी डेट आई, बोनस शेयर्स आते थे, जो भी बोनस शेयर्स आते थे उनको हम टाइम फ्रैक्शन करते तो थे, सॉरी 4/12 लेट से, बिल्कुल करते थे, तरतीब नहीं छेड़ते थे। लेकिन जब वापसी कर रहे होते थे तो बिफोर बोनस को आफ्टर कर लेते थे या नहीं कर लेते थे? यानी वो मैंने कहा था ना आपको कि इसका मतलब क्या है। हम कहते हैं बोनस शेयर्स हमेशा से थे, अगर इस साल के दौरान आए तो साल के पहले दिन से थे, और पिछले साल में भी थे, और हमेशा से थे। इसका मतलब टाइम अपोर्शन तो ना हुए। वर्किंग करते हुए आते हुए टाइम अपोर्शन करते थे, लेकिन फिर वापसी पे बिफोर बोनस आफ्टर बनाओ, बिफोर बोनस आफ्टर बनाओ, स्प्लिट बनाओ, बिफोर आफ्टर बनाओ, तो क्या करते थे? उनको साल के पहले दिन पे ले जाते थे, हमेशा से अज्यूम करते थे। इसका मतलब दिस इज नॉट करेक्ट, दिस शुड नॉट बी टाइम अपोर्शन। ये बात समझ आई है मेरी? ये बात समझ आई? ऐसे का मतलब होता है नहीं, आप भी कह रहे हो ना यस, ये वाला यस तो मुझे परेशान कर देता है ना। हाँ ऐसे, ठीक है। बात समझ किसी को नहीं आई तो मैं बताता हूँ और एग्जाम्पल को, सवाल ओपन कर लेते हैं। नहीं आई, ओके। कोई सवाल अल्लाह करे मिल जाए जहां पे वेटेड एवरेज शेयर्स कहाँ निकाले थे? ये देखें, हमने बोनस शेयर्स इशू किए, ठीक है। इसके पहले इनको शेयर्स को टाइम पोर्शन किया, और जब ये टोटल आए तो इनको भी टाइम पोर्शन किया है ना। अब आप क्या कह रहे हैं? बोनस शेयर्स टाइम पोर्शन किए तो हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल कर दिए, इधर जानते हुए कर देते, हो गए। अब उसके बाद जब ये सारा एंड हो गया था तो हमने वापसी पर क्या कहा था? ये बिफोर, चलो बोनस की बात कर लेते हैं। ये बिफोर बोनस हैं, इनको आफ्टर बनाओ। बिफोर बोनस हैं, बिफोर बोनस हैं, बिफोर बोनस हैं, मतलब कि ये बोनस हमेशा से था। तो अगर आप इस 8000 किधर गए, ये 6857 को अगर आप 2/12 करके 10/7 करें तो मेरे ख्याल में ये वापस उधर ही आ जाता है। चेक तो करें वैसी तरह, बाय द वे 6857 यही नए शेयर्स थे ना, यही बोनस शेयर्स है ना। इनको करें 2/12, कर दिया 2/12। उसके बाद इनको करें 10/7, ये भी डालना था। खैर बाय द वे चलें, इसको कैलकुलेशन को फिर कर लेंगे। बहरहाल इधर देखें हम क्या कर रहे हैं। हम जब यहां पे आते हैं तो हम क्या कहते हैं जी, इसको देख तरतीब से चलते हैं क्योंकि ये भी पढ़ रहा है ना सर। कोई बात नहीं है, मैं कैलकुलेशन फिर कर दूंगा। वैसे हम कर क्या रहे हैं, देखो जिसके अंदर न्यू शेयर्स नहीं आए थे, पहला सवाल मैं वो दिखाता हूं, उसमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मार्केट इशू आ गया ना इसमें। पहला सवाल किधर है? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर दोनों बराबर आ गए थे, वो कौन सा? वो बोर्ड पे किया था हमने, बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो बोर्ड पे किया था जहां तक मुझे याद पड़ता है, वो बोर्ड पे किया था। जरा ओपन करें आप, कौन सा क्वेश्चन भला? क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करें अपने रजिस्टर्स में। उसमें आपको क्या नजर आएगा? इसमें मार्केट इशू आ रहा है ना, इसलिए आपको ये क्लियर नहीं हो रहा। मार्केट इशू है इस वजह से ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन जो पहला सवाल किया था क्वेश्चन 5 उसमें ये दोनों बराबर हो गए थे।
हालांकि बोनस इशू उसके अंदर आया था। पेज नंबर मुझे नहीं पता, अपने रजिस्टर्स में ढूंढे। क्वेश्चन 5 ईपीएस डायल्यूटेड बेसिक ईपीएस जब स्टार्ट की थी उसका दूसरा दिन था, पहला नहीं तो दूसरा दिन होगा, पहला या दूसरा दिन ही था, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 के अंदर आप देखोगे नंबर ऑफ शेयर्स इधर भी बराबर हैं और वेटेड एवरेज भी बराबर है, ऐसा ही हुआ था। अब उसमें बोनस इशू कहीं पे आ रहा है, जहां पे आ रहा है उसके सामने देखो आपने उसको टाइम अपोर्शन किया है। बोनस शेयर्स थे ना, क्वेश्चन 5 में बोनस शेयर्स हैं, क्वेश्चन 5 में बोनस शेयर्स हैं। वो कब किए? 1 फरवरी को। तो जो बोनस शेयर्स आए उनको आपने टाइम अपोर्शन किया था, और बोलो। अच्छा, उसके बाद जब एंड हुआ ये, क्योंकि उसमें मार्केट इशू नहीं है तो वहां समझाना आसान था, वो इत्तेफाक से वो सवाल मेरा यहां पे सॉल्व नहीं हुआ, टाइम नहीं है कि मैं यहां सॉल्व करूं, ठीक है ना। तो अपने रजिस्टर्स के अंदर आपने कौन सा लेक्चर नंबर है? 82 के अंदर। ये पहला लेक्चर है दूसरा ईपीएस का, दूसरा लेक्चर है। बेसिक ईपीएस निकालनी स्टार्ट ही की थी हमने, शुरू की बात है, ठीक है। दूसरा लेक्चर है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 पड़ा हुआ है। उस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इस तरह की वर्किंग है आपके सामने। बोनस इशू है और 1 फरवरी को है, यानी पूरा साल नहीं है। अब दौरान साल ये आया, तो इस तरह की वर्किंग करते हुए जब बोनस आया उसके बाद आपने उसको टाइम अपोर्शन किया। अगर टाइम अपोर्शन किया है तो इसका मतलब कि आपके टोटल शेयर्स वेटेड एवरेज के बराबर नहीं होने चाहिए थे। टाइम अपोर्शन करने का मतलब क्या है? बोनस शेयर्स सारा साल आउटस्टैंडिंग नहीं रहे, ये तो टोटल शेयर्स हैं, तो वेटेड एवरेज उसके डिफरेंट, उससे डिफरेंट होने चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन जब एंड किया तो आपने सब कुछ शुरू से अज्यूम किया। आपने क्या, बिफोर स्प्लिट है आफ्टर करो, बिफोर कंसोलिडेशन है आफ्टर करो, बिफोर बोनस है आफ्टर करो। जब ये आपने कर लिया एंड तक, तो इसका, इस कॉलम का टोटल किया तो दोनों क्या आ गए थे? बराबर। जब मैंने हंस के कहा था इन्ने रोले तो बाद भी बराबर ही निकले, तो फिर मैंने आपको बताया था जब मार्केट इशू होगा तो उस वक्त ये बराबर नहीं आएंगे, और ये अगले सवाल में ऐसा हुआ था। अब वो बोर्ड के उस तरफ सवाल किया था जो आपके रजिस्टर पे मौजूद है। अब इससे प्रूव क्या हुआ कि बोनस शेयर्स को इधर आते हुए तो आपने टाइम अपोर्शन किया था, क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन देखो, लेकिन जब आपने उसको रिवर्स में कहा ना, ये सारे बोनस बिफोर बोनस है आफ्टर करो, तो वही वाला उसूल लगाया था जो मैंने कहा था, बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन को हमेशा से अज्यूम करोगे होता है, तो इस साल के भी शुरू में ले जाओ, पिछले साल पे भी लगा दो। तो जब हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं ना, तो उसका जो इफेक्ट हमने टाइम पोर्शन करके लगाया भी होता है ना, कैलकुलेशन सेम रखने के लिए करते चले जाते हैं, वापसी जब करते हैं तो उसका असर निकाल देते हैं। इसका मतलब उसको हम टाइम पोर्शन नहीं करते। इसके पीछे वो असूल है जो मैंने कहा था कि बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन, या राइट में भी जो एलिमेंट है बोनस का, ये अज्यूम करो हमेशा से होता है, ये अज्यूम करो हमेशा से। इसका मतलब इस साल के भी पहले दिन से है, इसका मतलब इसको टाइम पोर्शन नहीं करते। इस सवाल में अब क्यों नहीं नजर आ रहा? थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्किंग है, करनी हो तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। एक आसान सवाल से दिखा दिया आपको कि बोनस का फ्रैक्शन लगाया आपने, इसका मतलब ये शेयर्स और ये शेयर्स बराबर नहीं होने चाहिए थे, लेकिन जो आपने ये उलट वाले लगाए उससे किया ही क्या आपने, ये बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन जो आए थे इनको हमेशा से अज्यूम किया कि ये हैं, तो वो दोनों बराबर हो गए थे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक बोनस नहीं, तीनों के लिए। अब ये राइट इशू के भी बोनस एलिमेंट के लिए यही बात है, लेकिन आप बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन के लिए याद रखें। कोई अभी अगर आइंदा किसी एमसीक्यू में कह दे इस तरह की बात, ये की था इस तरह की बात, तीनों के बारे में अब कह सकता है, कितने पहुंचे सी असी, ये वो यूं कह सकता है, न्यू शेयर्स इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस इशू या स्प्लिट, और शेयर्स रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंसोलिडेशन। ये तीनों अब एक केस बन गए, ठीक है। शुड बी टाइम अपोर्शन फ्रॉम देयर डेट ऑफ इशू या कंसोलिडेशन? नहीं, टाइम अपोर्शन नहीं होते, हालांकि करते थे, लेकिन वापसी करते हुए इसका असर निकाल के इसको साल के पहले दिन पे ले जाते थे। ये बात मैं कर रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 इसके सामने रेफर कर लें, कभी देखना पड़े तो। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 600 पर है, ठीक है, और आपके लेक्चर नंबर 82 के अंदर रजिस्टर के अंदर भी मौजूद है, ठीक है ना। उसमें जाकर देख लेना, बोनस जिस दिन इश्यू किया टाइम पोर्शन करके आगे गए, लेकिन फिर वापसी वाला जब फ्रैक्शन लगाया तो आपको दोनों तरफ शेयर्स बराबर नजर आ रहे हैं। अगर आपने बोनस को टाइम पोर्शन किया होता तो हो ही नहीं सकता था कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स और वेटेड नंबर ऑफ शेयर बराबर होते। ये कैसे हो सकता था? टाइम पोर्शन जो कर दिया था। तो रिवर्स करते हुए मकसद ही यही होता था कि इनको हमेशा से अज्यूम करो। अब थे यही तीनों, इसलिए जितने नजर आए शेयर्स उतने ही वेटेड एवरेज में भी नजर आने लग गए, यानी हमने उनका टाइम अपोर्शनमेंट का जो असर था वो निकाल दिया। फिर ऐसे करते क्यों हैं?
कॉन्टिन्यूस रखते हैं वर्किंग को एक तरह का करने के लिए, जाते हुए कर लेते हैं और फिर वापसी पे एक तरतीब रखी हुई है उनको हमेशा से अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, वरना अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ओके गन समझ आ गई? और बोलो तो 1 इज नॉट करेक्ट। वो कह रहा है न्यू शेयर्स इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस शुड बी टाइम अपोर्शन्ड, शुड नॉट बी टाइम अपोर्शन्ड, बल्कि इसके साथ क्या लिखेंगे हम इसे अज्यूम करते थे कि ये हमेशा से हैं, अज्यूम करते हैं कि ये हमेशा से हैं। हमेशा से हैं का मतलब इस साल के भी पहले दिन से हैं, अगर साल के दरमियान भी आए हैं और पिछले साल में भी थे, और चूंकि प्रेजेंट 2 साल ही कर रहे होते हैं इसलिए पिछले साल तक जाते हैं। अगर 10 साल की इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे थे तो 10 साल में इनको यही अज्यूम करते हैं कि ये हमेशा से हैं। वो तो हमारी इनकम स्टेटमेंट ही 2 साल की होती है ना, तो ईपीएस सिर्फ पिछले साल की रीस्टेट करनी पड़ती है, उससे पीछे वाली रीस्टेट करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। हमेशा से अज्यूम करते हैं कि ये हमेशा से ही हैं। ओके, तो अगर हमेशा से हैं तो इसका मतलब साल के भी पहले दिन से हैं, तो मतलब टाइम पोर्शन तो ना किया। वेरी गुड एमसीक्यू। न्यू शेयर्स इशूड फॉर कैश एट फुल मार्केट प्राइस शुड बी टाइम अपोर्शन। हाँ, ये तो टाइम पोर्शन करते हैं, क्योंकि इनके बारे में तो यही कहा था कि ये जिस दिन आए हैं उसी दिन अर्निंग्स में बूस्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए, पूरा साल तो नहीं करना चाहिए। इनको टाइम पोर्शन करते थे, और बिफोर आफ्टर इसको नहीं करते थे, क्योंकि ये पैसे वाले शेयर्स हैं। ये आते हैं तो पैसे लाते हैं, ज्यादा शेयर्स आते हैं तो ज्यादा शेयर्स जाते हैं तो ज्यादा पैसे आते हैं जी। तो ये करेक्ट है। तो बोथ आर फॉल्स नहीं, 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। यस, 1 इज ट्रू एंड नो। ओके जी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलें जी आगे। कितना प्यारा एमसीक्यू था, चलने दो यार, तुम्हें तकलीफ है? देखो कितने जबरदस्त एमसीक्यूज थे। अब ये नॉर्मल क्लास में मैंने कहां पढ़ाने थे, और आपने घर पे अपने को जुगाड़ लगाए होने थे, अट्टा सट्टा लाके हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट सीख लो ताकि उससे मिलता जुलता। अब देखो ना, बोनस वाला इधर आ गया, स्प्लिट कंसोलिडेशन, स्प्लिट तो बोनस जैसा ही होगा, कंसोलिडेशन में असर उलट हो जाता है। तो नीचे एक एमसीक्यू करके आया, वो ईपीएस की रीस्टेट का असर क्या है, तो अब दूसरी तरफ भी देख लिया तो एमसीक्यू पर्चे में आ सकता है। तो बस 5 मिनट लगने, आगे कुछ नहीं रह गया जी। 13 इज डन या नॉट डन? पढ़ो। विच ऑफ ये तो पढ़ा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, यही तो मैं कहा था, उधर वाले को उठा के इधर ले आओ। वो अब सिलेबस में नहीं रहा। स्टेटमेंट दोनों की पहली सेम है, दूसरी स्टेटमेंट सिलेबस से निकल चुकी है, इसलिए मैंने वो एमसीक्यू काट दिया। ये अब रेलेवेंट है आपके लिए। पहली स्टेटमेंट सेम है दोनों के अंदर, आखिरी एमसीक्यू और इसकी पहली स्टेटमेंट देखेंगे तो ये सेम है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू IAS 33? अर्निंग पर शेयर अमाउंट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इफ दे आर नेगेटिव। नहीं करते हैं, चाहे लॉस पर शेयर निकले, याद है। If basic and diluted EPS per share are equal, dual presentation can be accomplished in one line in statement of comprehensive income। कल पढ़ाया बेसिक एंड डायल्यूटेड। नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया भी था, बेसिक एंड डायल्यूटेड EPS एक लाइन में लिखा हुआ है। यू कैन डू इट, दिस इज करेक्ट। तो जी 1 इज बोथ नहीं, 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू। सही, आगे तो फिर एक ही, ठीक है जी। ओके डन। चले नेक्स्ट 12। विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी डिस्क्लोज। हो ये मस्ट वाला काम बड़ा जो है ना गड़बड़ होता है, जरूरी वाली बात। एज पर IAS 33 वो कहता है क्या 2 चीजें लाजमी हैं डिस्क्लोज करना। फोरकास्ट अर्निंग्स, ये तो पहली बार देख रहे हैं, लफ्ज ही पहली बार देखा। फोरकास्ट अर्निंग मतलब फ्यूचर में जो अर्निंग्स आनी है वो बताओ, कभी सुना? डिस्क्लोजर्स पढ़ा के आया हूं, डिस्क्लोजर्स को ओपन कर लेते हैं, सामने पढ़ा के आए हूं लेकिन फिर भी ओपन कर लेते हैं, सामने ये दूर नहीं है इतने। डिस्क्लोजर्स पहले सिखाए थे, कल पढ़ाए थे, पता नहीं किधर रह गए। आ जाए प्लीज, अभी भी दूर है। इतने सवाल, इतनी प्रैक्टिस, इतना काम आप लोग करते हैं ना। ये देखें डिस्क्लोजर क्या कहा था उसने, न्यूमरेटर बताओ, डिनोमिनेटर बताओ। उसने आगे भी कोई बात नहीं की, आगे कोई बात होनी चाहिए थी, वैसे आगे बात होनी चाहिए थी लेकिन चलो हमने तो बड़ी तफसील में नोट बनाया जैसे बनता है। न्यूमरेटर बताओ, डिनोमिनेटर बताओ। मैंने आगे ये बता दिया था, जाहिर है न्यूमरेटर में जो फिगर यूज हुई अगर पैड से नहीं मिलती बेसिक में तो उसकी रेकंसिलिएशन दिखाओ। फिर डायल्यूटेड EPS और बेसिक EPS में अर्निंग्स और शेयर्स दोनों ही डिफरेंट होते हैं, तो 2 रेकंसिलिएशंस और बनाओ। इनमें कहीं पे फोरकास्ट अर्निंग का जिक्र था नहीं, फोरकास्ट अर्निंग। अब 5 ईयर ट्रेंड, ऐसी बातें लिखेगा कि दूर से आप देखे गए हैं तो हो ही नहीं सकता, ठीक है।
द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी डिनोमिनेटर। अर्निंग्स फिगर शुड बी यूज्ड इन कैलकुलेटेड बेसिक एंड, बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये सी और डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या थी? अब देखना नहीं कहीं बेटा, पता डाइल्यूशन क्या थी? अर्निंग्स पर शेयर में कमी, ये याद है, और लॉस का उलट, ऐसे याद रखना है। और एंटी डाइल्यूशन क्या है? अर्निंग्स पर शेयर का बढ़ना और लॉस के लिए उलट, याद एक ही रखना है, जो हमें पता है वही याद रखना है। ठीक है, तो डाइल्यूशन क्या है? डाइल्यूशन क्या है? ईपीएस में कमी, लॉस पर शेयर में इजाफा जब होने लग जाए तो हम कहते हैं एंटी डाइल्यूशन होगी। डाइल्यूशन का असर अब उलट हो गया। ठीक है, अब एंटी डाइल्यूट होने लग गया ये काम। ठीक है, तो अ रिडक्शन इन ईपीएस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइल्यूशन, सही कह रहा है। अ रिडक्शन इन लॉस पर शेयर इज एन एग्जांपल, नहीं, रिडक्शन इन ईपीएस, इंक्रीज इन लॉस, ये था डाइल्यूशन। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, नहीं यार, 2 इज ट्रू, नहीं यार, 1 इज ट्रू, इज 2 इज फॉल्स, सही कह रहे हो तुम, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, अब होमवर्क करना, ये सिंपल सा है, डायरेक्ट ईपीएस निकालनी है। कितने बच्चों ने करके आए, जरा हाथ खड़े कर, दोबारा मैंने देखना, उनसे पूछना भी होता है ना, ये मसला को आया इसमें, जिनको डिस्कस कर रहा हूँ मसला उन्हीं में ही आया था, ये वो भी जुगाड़ लगा कर दिए थे। चलो अच्छा है, ये सारे होमवर्क वाले हैं, कैलकुलेशन, जिनमें मसला आए पूछ सकते हैं। और आप जिन्होंने किया है, मैं ये जो होमवर्क में लिख रहा हूँ, किसी में मसला है फौरन रोक लें मुझे। बेसिक ईपीएस, ये ज़रा सेट कर लें, गुलफिशां हैं, इधर भी गुलफिशां ही हैं, गारफिश, वो ये आई के किताब में रकम ऐसे ही है, उन्होंने जहाँ से उठाया उन्हें ऐसे ही हो गया, गारफिश को गुलफिशां कर दिया, नीचे रह गए वही। सही कर लें, ये सही किया था कि इसकी समझ नहीं आई थी, इन्होंने किया, या आपने पढ़ा ही नहीं गारफिश, आपने बस जी देखा, जी है तो ठीक है, चलो जी ठीक है, बस चुप के रखो काम, ऐसे ही होना चाहिए। बेसिक ईपीएस निकाल लेना, बेसिक ईपीएस मैं आपसे थोड़ी निकलवाऊंगा, इधर आओ। 4, ये मसला है 5 में, 4 करवाने वाले इंसान डिस्कस करने वाले करता जाऊंगा, लेकिन अब बेसिक कैलकुलेशन है, वो अगर कोई मसला है भी तो आप पूछेंगे तो बताऊंगा, मैं टाइम नहीं ज़ाया कर रहा, फिर बच्चे नाराज होते हैं। मैनी एनालिस्ट बिलीव दैट ट्रेंड ऑफ ईपीएस इज मोर रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अंडरलाइंग परफॉर्मेंस देन द ट्रेंड ऑफ नेट प्रॉफिट। अच्छा जी, ये वैसे वो अदर एस्पेक्ट्स वाला जो चैप्टर पेज है ना, वैसे मैंने वो छुड़वाया हुआ है, ये है तो उसके अंदर कवर्ड, लेकिन चलो पढ़ के ट्राई मारते हैं, अगर हो गया तो कर देंगे, सफ़ा पढ़ेंगे तो और पक्का ही हो जाएगा ना। जो अगर मुझे लगा कि नहीं काबू में आ रही बात तो कोई बात नहीं, फिर पेंडिंग लिख दूंगा इस पर। ठीक है, पहले नहीं हिम्मत हारनी, पर्चे में भी ऐसे ही है, जो चीज़ आए एक बार कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने वो सफ़ा पेंडिंग करवाया, ये उसमें से है एमसीक्यू, ये उसमें से है। ठीक है, लेकिन हम ट्राई करेंगे अपने तौर पर, तो जुगाड़ लगाते हैं। उस्ताद ना हो गया, जुगाड़िया हो गया, कहते हो गए दिल के अंदर, है ना, उस्ताद ने सारा सेशन ही जुगाड़ते पढ़ाया है इन्हें। ठीक है, ऐसे ही होता है बस। ठीक है, मैनी एनालिस्ट बिलीव्स दैट, जो सुस्त आदमी होते हैं ना, नलायक आदमी होते हैं, उन्होंने हल निकाले होते हैं ना ऐसे जुगाड़, जो लायक लोग होते हैं वो तो सारा कुछ पढ़ लेते। मैनी एनालिस्ट बिलीव दैट ट्रेंड ऑफ अर्निंग पर शेयर इज मोर रिलायबल, अच्छा जी, देन नेट प्रॉफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट दिस व्यू? Net profit can be manipulated by choice of accounting policies, but EPS cannot be manipulated. पहली बात, ये कह क्या रहा है? चलो अच्छा है ना, यहाँ पे ज़रा बात हो जाएगी, तो जब वो पेज पढ़ाऊंगा तो आसान हो जाएगा। अकाउंटिंग पॉलिसी का स्टैंडर्ड आपने पढ़ा, चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी वॉलंटरीली भी हो सकती है, ऐसे ही है ना। अच्छा, आपने इंट्रो के अंदर इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड पढ़ा था, उसमें आपने FIFO एफको देखा था, आपको वहाँ बताया गया था कि FIFO से स्टॉक को वैल्यू करें और उसी स्टॉक को एफको से वैल्यू करें तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती, डिफरेंट होती है। महंगाई के ज़मानों में FIFO का स्टॉक ज़्यादा और एफको का ज़रा कम, खैर छोड़ें इसको, डिफरेंट आती है। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे एफको वाला स्टॉक कम है और FIFO वाला ज़्यादा है, हम एफको यूज़ कर रहे थे, अगर हम पॉलिसी चेंज करके FIFO पे जाते हैं और FIFO वाला स्टॉक ज्यादा है तो उसका असर प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट
इतना तो याद रख लो, मैंने रूल 1 लिखवाया था, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक, ये शायद रूल 2 था, सॉरी, बहरहाल जो भी था, ये बताया था कि याद सिर्फ इतना रखो। देखो ना, वहां से उस वक्त आपका दिल तो हर चीज हमें बता दें, कॉस्ट ऑफ सेल भी बताएं, हालांकि प्रूफ किया था, लेकिन याद सिर्फ एक करवाया था क्योंकि मुझे पता था कि कुछ दिनों बाद याद इतना की रह जाता है। तो वो काम की चीज सिर्फ याद रखी हुई थी हमने, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। अब फाइफो से एफको या एफको से फाइफो पे आने से क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो रहा है तो मतलब उसका असर प्रॉफिट पे पड़ रहा है, प्रॉफिट भी चेंज हो रहा है। यानी मैं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करूं तो मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं प्रॉफिट को। इज यस, हां है, ये मसला है, मसला इज, प्रॉब्लम इज, बोलो। अगर मैं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करूं तो क्या मैं प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकता हूं? कर सकता हूं। फेयर वैल्यू मॉडल है, ठीक है, रीवैल्यूएशन मॉडल है, ये सारे के सारे क्या हैं, कोई ना कोई असर डालते हैं प्रॉफिट्स पे। जैसे रीवैल्यूएशन होने से डेप्रिसिएशन अगर अपवर्ड हुई है तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, अगर डाउनवर्ड हुई तो कम हो जाएगी। फेयर वैल्यू गेन है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आप चेंज करें, उसकी वजह से उसको चेंज करके, इसीलिए तो लिखा हुआ था स्टैंडर्ड में, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज या तो स्टैंडर्ड की वजह से हो या वॉलंटरली अगर हो तो वॉलंटरली के अंदर कोई ऐसे गलत, वो आईए सेट में एक एमसीक्यू भी किया था, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कर लें या आसानी के लिए कर लें, नहीं, ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं सिर्फ। बहरहाल अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज की वजह से ईपीएस, ये प्रॉफिट क्या हो जाता है, मैनिपुलेट हो सकता है, बोलो, लेकिन ईपीएस नहीं होती, ये पता है, ये आपको पता है कि प्रॉफिट तो मैनिपुलेट हो सकता है, ईपीएस नहीं हो सकती। चबला मार दे वो प्रॉफिट, सॉरी, मतलब मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूं, माइंड तो नहीं किया आप लोगों ने। भाई ईपीएस किससे निकलती है, प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट मैनिपुलेट हो रहा है यानी चेंज हो रहा है किसी वजह से, तो उसका असर तो वही का वही असर ईपीएस से पड़ेगा। गलत बातें करते हैं यार, ये गलत है। नेक्स्ट, बी, EPS takes into account additional resources made available to earn profit when new shares are issued for cash, whereas net profit does not। हाँ, ये ठीक है, क्या मतलब, EPS में डिनोमिनेटर बढ़ता है और उसको भी हम क्या करते हैं, टाइम अपोर्शन करते हैं, यानी कि पैसों वाले शेयर्स को याद है ना, हम टाइम फ्रैक्शन लगाते थे। क्यों? हम ये कहते थे कि भाई जितना अरसा इन शेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया अर्निंग कमाने में, जाके बैठो, सिर्फ उतना अरसा ही आपको प्रॉफिट पे असर डालना चाहिए इसका। तो इसका मतलब ईपीएस में ये वाला इंपैक्ट लिया गया। क्या मतलब 100 रुपये प्रॉफिट था, पिछले साल शेयर्स थे 5 मिलियन, 50 मिलियन, तो ईपीएस कितनी है, ₹2। प्रॉफिट्स हो गए 150, ठीक है जी, और ये हो गया 75। बताओ अब ये मैंने क्या किया है, मैंने नए शेयर जो इशू किए हैं डिनोमिनेटर में उनको लिया, तो ईपीएस क्या बता रही है, कोई खास परफॉर्मेंस में चेंज नहीं आया। लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ प्रॉफिट को देख रहा हो, नेट प्रॉफिट को, तो वो क्या कहेगा, वाह जी वाह, परफॉर्मेंस तो बड़ी बेहतर हुई है। हालांकि देखा जाए तो नए शेयर्स भी तो इन्वेस्ट हुए हैं, पैसा भी तो बिजनेस में और आया है, तो तुमने कौन सा तीर मारा है, अर्निंग्स तो बढ़नी थी, ठीक है ना, तो कोई परफॉर्मेंस का असर नहीं आया। तो ये बात मुझे सही लग रही है। अच्छा है ना, वो वाला पेज मैं पढ़ा रहा हूँ बहाने से, वहाँ पे जब जाएंगे तो मैं कहूँगा वो एमसीक्यू याद है काम चलेगा जी, नहीं याद है, तुम लोग ऐसे ही करते हो मेरे साथ वैसे, और मैं वैन में फिर पढ़ाई जाता हूँ ऐसे ना किया करो प्लीज़। ईपीएस टेक्स इनटू अकाउंट, ये सही लग रहा है जी मुझे, सारी बात पढ़ लें जरा एक दफ़ा। ईपीएस टेक्स इनटू अकाउंट एडिशनल रिसोर्सेज मेड अवेलेबल, और प्रॉफिट वो नहीं करता, ऐसे ही है ना, जो एडिशनल रिसोर्सेज अवेलेबल हुए ईपीएस शेयर्स की फॉर्म में, ईपीएस ने डिनोमिनेटर में उनको लिया और टाइम पोर्शन भी किया था, याद है ना, तो उसने कंसिडर किया कि नए रिसोर्सेज आए हैं, तो प्रॉफिट, ईपीएस ने कहा कि कोई परफॉर्मेंस नहीं बढ़ी, हालांकि प्रॉफिट देख के लग रहा है तो बिल्कुल ये सही है, ईपीएस इससे प्रॉफिट से एक कदम आगे यहां बढ़ गई, ठीक है। सी, द डिस्क्लोजर ऑफ डायलूटेड ईपीएस फिगर इज अ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। बेटा ये बात सही नहीं है। अगर किसी बच्चे ने थ्योरी आज पढ़ी होती ना, जो मैंने कह के भेजा था, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको, पढ़िएगा। डायलूटेड ईपीएस जहां पे शुरू होती है ना, या शायद उसी सफ़े पे ये भी है, बाय द वे शायद उसी सफ़े पे है, बहरहाल पढ़ेंगे सही, मैंने तो पढ़ाना ही है, मेरे जहन के, मेरे कंप्यूटर के अंदर ये आ रहा है जुमला, जो हमने पढ़ना है उसके अंदर पढ़ा है, वो आखिरी सफ़े पे ही होगा इंशाल्लाह। आखिरी सफ़ा अगर आप आज जाके खुद पढ़ भी है ना, तो ये आधी बातें उसमें से आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है।
वो कहता है डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है, फोरकास्ट ईपीएस है। यूं कहना चाह रहा है वो कि आप डाइल्यूटेड ईपीएस से क्या कर रहे हैं, आप फ्यूचर की अर्निंग्स को फोरकास्ट कर रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं बेटा, ये सही नहीं है। हम करंट ईपीएस को गिरा कर दिखाते हैं, ये अज्यूम करके कि फ्यूचर में सारे कन्वर्टेबल्स कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगले साल में अर्निंग सेम ही रहेंगी, अगले साल सारे कन्वर्ट हो या ना हो। अच्छा चलो कन्वर्ट को तो छोड़ ही दो, क्या अर्निंग्स अगले साल सेम ही रहनी है? डाइल्यूटेड ईपीएस में इस साल वाली अर्निंग्स को यूज करके मैक्सिमम गिरा के दिखाते हैं यूजर को कि सारे कन्वर्टेबल्स अगर कन्वर्ट हो जाएं। क्या ये फोरकास्ट कर रहे हैं फ्यूचर की अर्निंग्स को? फ्यूचर की अर्निंग्स को फोरकास्ट नहीं कर रहे, करंट वाली ईपीएस को मजीद गिराकर मैक्सिमम गिराकर दिखा रहे हैं। तो ये सही नहीं है। दिस इज डाइल्यूटेड ईपीएस इज नॉट फोरकास्टेड अर्निंग्स, ठीक है? वो करंट बेसिक ईपीएस को मैक्सिमम गिराकर दिखा रहे हैं। ओके, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है? आखिरी सफा पढ़ लेना आज जाके, मेरे ख्याल से तो आधा सफा तो यहीं से हो गया, इस एमसीक्यू से ही हो गया। अब खुद देखो, जो आखिरी सफा छोड़ के गया होगा पर्चे में, उसके पर्चे में अगर ये एमसीक्यू आ गया होगा दबा दे। हाँ, एक नंबर ही होता है लड़ाई के लिए, यहीं से ही तो 46 47 वाले कहाँ से रह रहे होते हैं। तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, जब पूरा पढ़ाया जाए तो पढ़ के पूरा जाना है, ठीक है? द कंपैरेटिव ईपीएस इज रीस्टेटेड व्हेन अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अफेक्ट्स प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, इज इट करेक्ट? कहता है अगर पॉलिसी चेंज हो भाईजान, ओ भाईजान, ओ भाईजान, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? साथ वाले से बातें कर लो तुम। वो कह रहा है अगर चेंज इन पॉलिसी की वजह से पिछले साल का प्रॉफिट बदल जाए, जैसे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में हुआ था, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया रिट्रोस्पेक्टिवली हमने, तो पिछले साल का प्रॉफिट चेंज हो गया ना, उसकी वजह से क्या ईपीएस पे असर पड़ेगा? पड़ेगा। एक सवाल कराया था, गालिबन पास पेपर का था सवाल, वो चांद लिमिटेड, गालिबन नहीं, सवाल मैंने करवाया था जिसके अंदर हमारी करेक्शन हुई थी पिछले साल के प्रॉफिट की इस साल में खड़े होकर। तो मैंने कहा था चाहे बोनस राइट वगैरह ना भी हो, इस प्रॉफिट का बदल जाना ही पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट करेगा, क्योंकि प्रॉफिट गलत था, सही किया। अब पिछले साल, हाँ पिछले साल, आइए सेट में सवाल किया था, पिछले साल के अंदर अगर आपके पुराने प्रॉफिट्स के हिसाब से ईपीएस निकली थी, वो प्रॉफिट्स अगर चेंज हो गए हैं तो ईपीएस को भी चेंज करना चाहिए। तो गलती हो या चेंज इन पॉलिसी हो, प्रॉफिट का बदलना, पिछले साल के प्रॉफिट का बदलना ईपीएस को भी बदलेगा, रीस्टेटमेंट जरूरी है, ठीक है? तो दिस इज करेक्ट जी, बिल्कुल, वो भी किया था हमने उस सवाल में। किसने पूछा सवाल? हमने किया था उस सवाल में, दोनों को, ठीक है? वो सवाल दोबारा कर लेना, सबसे एंड पे किया था वो सवाल हमने। चांद लिमिटेड, मैं बोल भी रहा हूँ चांद, कोई मान ही नहीं रहा, सारे मेरे चांद नहीं मान रहे इस बात को, सारे तारे बने हुए ने, चंद जी। डी एंड सी इज द करेक्ट वन। चलो यार मुकाओ, बस करो हुन। हानिया लिमिटेड हैज करेक्टली calculated basic EPS for the year, which of the following item need to be additionally considered when calculated diluted EPS? इस तरह के एमसीक्यूज में करवाता होता हूं बस, ठीक है ना? हैं आप डी भी लगा लें बेटा, मतलब आपको ये सही लग रहा है या वो नहीं वही कह रहा हूं ना, आपको ये वाला सोल्यूशन सही लग रहा है या पीछे वाला? ये सही है, इसको कर लें, वो गलती हो सकती है, मैंने देखा भी नहीं सोल्यूशन। वी आर क्वाइट श्योर, क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट तो बदल गया ना, अब फेस के ऊपर प्रॉफिट बदला हो यूजर को नजर आ रहा है, अगर उसने उस प्रॉफिट से ईपीएस निकाली तो वो वाली नहीं निकलनी जो पिछले साल थी, तो गलती रह गई होगी, ठीक है? सही करवा दें मुझे भी ताकि अगली बार सही हो जाए। लेकिन ये अगली बार वाले भी मैंने लिख के भेजे थे, इस बार पता नहीं इन्होंने क्या किया। बी एंड डी, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट मुकाओ यार, मुकाओ, मेहरबानी ताड़ी, छुट्टी भी करनी होती है यार। हानिया हैज करेक्टली कैलकुलेटेड, बस कर दूंगा इंशाल्लाह छुट्टी, कोई नहीं, रह गए 50 मिनट, छुट्टी चुप है यार, ये एसी तेज कराओ यार, बहुत गर्मी हो रही है, बच्चों से पढ़ा नहीं जा रहा यार। कोड उतर गया तो फिर क्लास लेंथी हो जाएगी, बता रहा हूँ। अब नहीं, अब तो एरो बो में से निकल चुका है, तीर कमान में से
अच्छा जी, कान भी लाल होने लग पे सन मेरे। हानि लिमिटेड हैज़ करेक्टली कैलकुलेटेड बेसिक ईपीएस, उन्होंने बेसिक ईपीएस सही निकाली है जी, बड़ी मेहरबानी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नीड टू बी एडिशनली कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डायल्यूटेड ईपीएस? A 1-for-5 right issue of equity share during year at 12। यार आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जो शेयर्स इश्यू हो गए हैं क्या वो डायल्यूटेड ईपीएस में आएंगे? हैं जी, डायल्यूटेड ईपीएस में आएंगे? वो जो शेयर्स इश्यू हो गए हैं साल, डायल्यूटेड ईपीएस में लेंगे ना उनको, है ना? सोया हुआ था, चेक करो बेटा, जो बोनस है, स्प्लिट है, कंसोलिडेशन है, राइट इशू है, मार्केट प्राइस वाला शेयर्स का इशू है, जो शेयर्स इशू हो गए हैं वो बेसिक ईपीएस में आ जाते हैं, उनको डायल्यूटेड के वक्त कोई नहीं देखना। नो, इशू हो गए ना, इशू हम तो वो लेते हैं जो इशू नहीं हुए, कन्वर्टेबल हैं, इशूएबल हैं, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो बेसिक ईपीएस उन्होंने सही निकाल लिया, वो कह रहा है। डायल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए क्या चीज कंसिडर करें? इशू ड्यूरिंग द ईयर ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, हाँ इनको कर लें कंसिडर, ठीक है। नेक्स्ट, इशू ऑफ डायरेक्टर्स शेयर ऑप्शंस एक्सरसाइजेबल इन 3 years टाइम, बिल्कुल इसको भी कर लें। इक्विटी शेयर्स इशू ड्यूरिंग द ईयर हो, ड्यूरिंग 2 and 3 ओनली। आगे हो आज वाली एडजस्टमेंट आई पड़ी है। इक्विटी शेयर्स इशू ड्यूरिंग द ईयर एज अ परचेज कंसिडरेशन फॉर इक्विजिशन ऑफ, आज इक्विपमेंट खरीदा था, क्या एंट्री की थी? पीपीई डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। तो इसमें क्या था? ये शेयर्स भी इशू हो गए थे, नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो चुके हुए थे, ठीक है। आज वाली एडजस्टमेंट टेक्सला वाली 2। नॉर्मल क्लास की बात भी नहीं करनी जो हुआ मैं बता रहा हूं सिर्फ कि वो दोबारा देखो। ज़हरा लिमिटेड बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर इज इतनी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द ईयर 30 जून X2, ये एक की है, वुड रिजल्ट इन रीस्टेटेड कंपैरेटिव मोर देन 6, यानी 6 से बढ़ जाएगा। अब वही वाला काम दोबारा हो गया, डिनोमिनेटर के बढ़ने से इसने कम होना है और डिनोमिनेटर के कम होने से इसने बढ़ना है। अब डिनोमिनेटर कम कब होगा? जब रिवर्स स्प्लिट होगा। ये तो दोबारा आ गया। और आखिरी है, ये भी होमवर्क है, ठीक है जी, वैसे भी कैलकुलेशन वाला है, व्हाट वाज डायल्यूटेड ईपीएस, ठीक है जी। चलो जी, अब नहीं छुट्टी कहाँ, अब इसमें आखिरी सफ़ा और पहला सफ़ा मेरा रहता है। और अब आ जाए ज़रा रेशोज़ के ऊपर, उदास हो गए हम रेशोज़ के लिए। बाकी इस चैप्टर में मेरी तरफ से कुछ भी नहीं रहता। हाँ, एक सवाल का मैंने नोट बनवाना है, वो मेरा बिल्कुल रहता है। उसके अलावा ईपीएस को आप खा पी जाएं बेशक, ठीक है, इंशाल्लाह। ऐसे ही आइए सेट के अंदर एक सवाल मैंने करवाना है, बल्कि 2 करवाने हैं, और वो दोनों मैंने टेस्ट में डाल दिए हुए हैं एक एक करके, ताकि आप मेरे गले पड़े रहें। किताब में नहीं थे ना, तो वो मैं इसलिए फेंक देता हूँ ऐसी चीज़ आपकी तरफ किसी न किसी दर्जे में कि आपकी तरफ पहुँच गई ना तो आपने मुझे घर नहीं जाने देना आखिरी दिन भी। ओ नहीं सी कहता डिस्कस ज़रा करो ना, तो बचत हो जाती है मेरी, वरना रह जाता है, रहती चीज़ रह जाती है, ठीक है ना। तो आइए सेट के 2 सवाल मैंने अभी डिस्कस करने, ठीक है, और वो जब भी करूँगा मैं, ठीक है। लेकिन वैसे आइए सेट का चैप्टर थ्योरी वाइज एमसीक्यू वाइज कंप्लीट है, ठीक है। करेक्शन ऑफ एरर के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल उनमें से 2-4 मैं एहतियातन करवा दूंगा, लेकिन करेक्शन ऑफ एरर की भी थ्योरी जो है सारी किताब की कंप्लीट थी। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का चैप्टर उससे पीछे आता है, उसके अंदर मैंने शेयर्स ये जो थे, जो क्या कहते हैं उसको, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, ऑथराइज, ये मैंने वहाँ से पढ़ाया नहीं है, लेकिन बातों बातों में आदब जद्दा समझाया हुआ है, उसको वहाँ से दिखाकर एक बार पढ़ा दूंगा। एमसीक्यू उसके भी, यानी मैं अभी वॉल्यूम 2 की बात कर रहा हूँ, 1 में जो पेंडेंसी है वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो अब पिछले टॉपिक्स में से ईपीएस के चैप्टर में पहला सफ़ा और आखिरी सफ़ा ये मेरे एंड पे पेंडिंग है। उसके अलावा अगर कुछ नहीं समझ में आया हुआ और आपने नहीं पूछा तो भाई वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं अल्लाह को उसके लिए जवाब दे नहीं होऊंगा, आपने पूछना है, मेरी तरफ से वो ओके है, ओके। और आते हैं अपने फेवरेट सवाल की तरफ, टेस्ट में भी आ गया था सारी ये तो, हाँ इस जैसा ही था, पिछली से पिछली अटेम्प्ट का था। आईकेएफ के क्वेश्चन बैंक में ये है, ये बेसिकली क्या था, ये कुछ साल पहले का पास पेपर था और पिछली से पिछली अटेम्प्ट का वो सवाल था जो आपको टर्म टेस्ट, ये जो टेस्ट हुआ अभी कल परसों, इसमें मैंने दे दिया।
ताकि ये करवा के फिर मैं वो डिस्कस कर लूँ तो वो भी कवर हो जाएगा। वो भी किताब में डलने से रह गया था, तो मैंने कहा यार वो आप तक पहुँच जाए, डिस्कस हो जाएगा, फिर मैं एक जगह पे आपको इकट्ठे भी कर दूंगा। वैसे टेस्ट में आ गया, पहुँच तो गया ही आपके पास। रिसेंट 2 अटेम्प्ट्स में से एक है, पिछली से पिछली वाला। दोनों सवाल ही रिसेंट थे। पिछली अटेम्प्ट में जो सवाल आया रेशोज का, वो क्वेश्चन 1 था आपका टेस्ट में, और जो क्वेश्चन 2 था वो उससे पिछली अटेम्प्ट का था। क्योंकि किताब में रिसेंट अटेम्प्ट होती नहीं है और पिछली रह गई थी गलती से, इस वजह से माजरत के साथ। क्या हुई? मेरी नहीं है, अच्छा पॉज करें। अच्छा जी, तो सफर हमारा जारी है, वाव सारी है। बस कोशिश ये कर रहा हूं मैं ये एक्स्ट्रा क्लासेस में आपको बुलाकर कि जो पेंडेंसीज है ना, ये आखिरी दिनों पे ना पड़े। आखिरी दिन में मैंने आपको पहले भी अर्ज किया ना, आखिरी 2 से 3 दिन 6-6, 7-7 घंटे बच्चे आते थे। तो 2-3 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ जाता था और चीज़ें नहीं ग्रैस्प होती थी, बच्चे जो है वो इफेक्टिवली वो नहीं कर सकते थे। तो थोड़ा सा जोर है, साथ साथ लगा रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ने वाले आ रहे हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेन टॉपिक तो हमने किया हुआ था बीपीएस का, लेकिन देखो ना कितनी बारीकी बातें थी। अब ये नॉर्मल टॉपिक में करवाएं तो अगला टॉपिक शुरू नहीं होता। ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ें साथ साथ ही करनी होती हैं। तो आप बस हिम्मत करके आते रहें एक्स्ट्रा क्लासेस में। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, परसों है इंशाल्लाह, परले दिन भी नहीं है, जाएं, इतवार को भी छुट्टी है आपकी, ठीक है। लेकिन अगले हफ्ते फिर आप पिंडे से तेल ला के होना। अच्छा जी, संडे मैं शायद ऑन करूं, आपका नहीं, FAR 2 का इस संडे को ऑन कर लूंगा ना, ताकि उनको अगले हफ्ते रिलैक्स रखूं और आपको अगला हफ्ता सारा पिटाई करूं। एपीवैक लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू टेक सम ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ड्यूरिंग लास्ट वीक। थोड़ा सा जहन बना रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से बम नहीं ना गिरता। हाँ जी, आ जाए जी, आपका फेवरेट सवाल आ गया, आपका फेवरेट सवाल आ गया। ये सवाल पेज नंबर है 829। इसमें मैंने आपको 2 करवा दिए थे पॉइंट, बाकी 3 करवा देता हूं। फिर टेस्ट वाला सवाल आप एक बार ट्राई करना, मैं पढ़ा जरूर दूंगा उसको, ठीक है। उसके बाद छुट्टी दे दूंगा। ये करके वो सवाल करवा के टाइम बच गया तो देखें कुछ और भी कर लेंगे, अगर ना बचा तो छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि 3:55 तक तो है ना टाइम। अब आज आए हैं, मैं इतनी मुश्किल, और वही 50-55, देखो ना, अब आप लोग भी एफर्ट करके आ गए, मैं भी आके इधर खड़ा हो गया। अब जो टाइम है असर तक, उसको नहीं ज़ाया करना, ठीक है। 50-55 तक इंशाल्लाह, ठीक है। वुज़ू भी करना है मैंने, इसलिए मैं 5 मिनट पहले ही छोड़ूंगा इंशाल्लाह आज। ये सवाल करते हैं, इसके बाद एक आधा और सवाल करते हैं, उसके बाद अभी इसकी थ्योरी और इसकी MCQs पे नहीं जाऊंगा जब तक ये मोटी मोटी बातें पास पेपर डिस्कशन रहती है। तो हो सकता है परसों जब हम मिलें तो सिर्फ रेशो फैला पड़ा हो, और जितने पास पेपर्स हैं वो मैं डिस्कस कर दूं। रह ही क्या गया है, रेशोज तो सारी कैलकुलेटेड है, ठीक है। कुछ सवाल हैं जो 2 सवाल मैंने डिस्कस करने हैं, किताब में पढ़े हुए, और तीसरा वो जो रिसेंट अटेम्प्ट वाला आपका टेस्ट में आया पड़ा है। ये तीनों एक नस्ल के हैं, एक नस्ल के हैं। इंफॉर्मेशन अदर देकर उसने इंटरप्रिटेशन मांगी है, तो कोई एक समझाऊंगा तसल्ली से, दूसरे 2 आप खुद करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं डिस्कस उनको भी करूंगा, ठीक है ना। तो तैयार रहें, तैयार जी। पॉइंट 1 और 2 में कोई मसला है तो बताएं। स्लो मूविंग स्टॉक आइटम करवा दिया था सारा है। ओ, स्टॉक टर्नओवर रेशो होती क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशो होती क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल ओवर, यहां पे पहुंच गए थे हम, हैं। वो कहता है सेल कर दो स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स को एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। यहां एंट्री भी की थी मैंने कहीं, ऐसी तरह मैं एंट्री बना लूं कि आपने कैश डेबिट सेल क्रेडिट किया और आपने कितने से, ठीक है जी, यही लिखा हुआ था उन्होंने कि आपने स्लो मूविंग स्टॉक आइटम को कॉस्ट के ऊपर ही बेच दिया। अब इस सारी कहानी के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है, डेबिट, और इन्वेंट्री क्या हो रही है। अब मुझे बताओ न्यूमरेटर के बढ़ने से क्या होता है? सिर्फ इतनी सी बात, भूल गए, ओहो सॉरी, भूल गए, रिवाइज कर लें, कोई नहीं, 1 मिनट लगे, रिवाइज कर लें। न्यूमरेटर बढ़े तो रिजल्टेंट रेशो बढ़ती है, न्यूमरेटर कम हो तो रिजल्टेंट रेशो कम होती है, ठीक है। डिनोमिनेटर बढ़े तो उलट, रेशो कम होती है, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो, और अगर चेंज दोनों तरफ हो और सेम अमाउंट से हो, मतलब
तो फिर कमजोर साइड असर लेती है। लेकिन ये तो डिफरेंट है दोनों तरफ असर, लेकिन डिफरेंट सिम्टों में है। एक मगरिब को मुंह रख के चल रहा है, दूसरा मशरिक को मुंह रख के चल रहा है। मसला क्या था इसमें? तो बहुत आसान था। देखो जैसे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी, न्यूमरेटर के बढ़ने से रेशो बढ़ती है। इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री कम, डिनोमिनेटर कम होने से भी रेशो। इसमें कोई मसला था? वो कराएं इंक्रीज ही लिखा हुआ है ना, चवल तो नहीं बच गया। हाँ मैं कहते लगा हुआ डिक्रीज या नो इफेक्ट। सारे इधर आए जरा जी, आए आपके जिन निकालें जी। तो इंक्रीज है, सिंपल सा था। इसमें मसला क्या था? खुद भी कुछ कर लिया करो, लाइन के बैगर्स हो आप लोग भी। अब तो मैं बोल सकता हूं ना। हाँ, न्यूमरेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर, ये मैंने एंट्री की भी थी गालिब अल्लाह, ये की बढ़िया एंट्री जी। अच्छा जी, खुद ना कुछ करना, टूट पड़ने हो ब्रेकेबल्स। ये बाद में कल फिर कोई ना पूछ ले, सर ये रेड वाला रहता है अभी। अच्छा जी, आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ें जी। आपने सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर कर दिया, 100 रुपए जिससे लेने थे उसको कहा 90 दो, 90, 10 तुम्हें माफ। अब वो जो 10 है, किसी जमाने में सेलिंग एक्सपेंस हुआ करता था, लेकिन कुछ अरसे से आप तो जो पढ़ के आए हैं उस अरसे में से ही, इंट्रो में भी आप जो पढ़ के आए हैं वो क्या है, अब सेल्स को डेबिट करते हैं। इसको क्या करते हैं हम? तो ऐसे ही एंट्री बनाते हैं जैसे ये बनाई थी, हम 100 रुपए से ही बनाएंगे एंट्री, हम 100 रुपए से ही बनाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा जी, कैश कितना आया? और बोलो कैश कितना आया, ये छोड़ो, डेटर कितना गया। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, 100 रुपए का डेटर था, हमने उससे कहा तुम्हें 10% डिस्काउंट देते हैं, अब ये फटाफट आ जाओ, भागा भागा आया 90 रुपए लेकर। तो 10 रुपए क्या है? 10 रुपए सेल्स को डेबिट करना है। ये क्या है? ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, लेकिन आजकल कहां जाता है? लो भाई, होगी कमाई और जी। तो ये 100 क्रेडिट डेटर्स को कम करेगा, ये 10 सेल को कम करेगा, और ये 90 कैश को बढ़ा देगा। ठीक है जी, लें जी, ये एंट्री भी हुई पड़ी है। अब नंबर 1, जीपी पे इसका क्या असर पड़ेगा जी? बोले जीपी पे क्या असर पड़ेगा? देखो ना, अब रेशोज पड़ी हुई है ना, अब ये सवाल तो सिर्फ प्रैक्टिस वाले हैं, अब इसलिए मैं इसको इन्हीं क्लासेस में करवा सकता हूँ। इन सवालों की वजह से हम अपना कैश फ्लो का टॉपिक डिले करते हैं, उसके साथ ज्यादती होती है, क्योंकि वो फिर एंड पे जाता, तेजी में आता, और फिर वो जो उसका जो हक बनता था वो अदा ना होता। रेशो कैलकुलेटेड है, रूल बताया हुआ है। अब ये तो गुड़ है, जितना डालें मीठा होता जाएगा। तो ये गुड़ डालने के लिए एक्स्ट्रा हम क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना, मीठा करते हैं हम। अब रेशोज को मीठा करना शुरू कर दिया हमने। ईपीएस मीठी हो चुकी, IS8 मीठा हो चुका, अब रेशोज की बारी है। शुगर नहीं होती तुम्हें इंशाल्लाह, गुड़ इस्तेमाल करोगे, शुगर नहीं होगी। ओके, नेचुरल मीठा है। नो, आई एम नॉट एक्सक्यूज्ड। ओके, एक्सक्यूज्ड कर दें यार ऊपर, मैं आगे कुछ सवाल करने लगे ना जी। अच्छा बच्चों, ये अब आपके सामने है C280N। सबसे पहले क्या है जी? जीपी रेशो। मुझे बताओ, डेटर और कैश का जीपी से कोई ताल्लुक है? अब रहेगी कहानी तो सिर्फ किसकी? सेल्स डेबिट हो रही है, उसके अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल को कुछ भी नहीं हो रहा। क्या ख्याल है? सेल्स कम हो रही है ना, कॉस्ट ऑफ सेल तो अपनी जगह पे है। और ये सामने एंट्री पड़ी है नहीं पड़ी है? यहां पे सिर्फ इस एंट्री में क्या हिट हो रहा है? देखो ना, पहले सेल तो होगी ना, यहाँ पे हमने एंट्री की होगी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 100 से, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 100 से। ये काम तो हुआ पड़ा है पुराना। अब तो सिर्फ क्या किया हमने, समझो 10 रुपए से सेल को कम किया है, यानी उल्टा हमने जो है वो कॉस्ट जितनी भी थी, सॉरी मैं 100 से बोल गया हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। मिसाल के तौर पे हमने ये स्टॉक जो बेचा है, ये हमने खरीदा था 70 रुपए का, 100 का बेच दिया। तो हमने एंट्री पास की, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 100 से, और मिसाल के तौर पे ये मैंने, इसकी कॉस्ट थी स्टॉक की 70 रुपए, तो मैंने एंट्री पास की कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। लो जी, ये हुआ पड़ा था। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल चार्ज हो चुकी है, इन्वेंट्री कम हो चुकी है, डेटर स्टैंड कर रहे थे, सेल रिकॉर्डेड थी। हमने कहा डेटर 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 पैसे जल्दी ला दो, 10 रुपए छोड़ देंगे। वो ले आया, अगर वो ले आया तो डेटर खत्म, सेल 10 रुपए से कम, यानी हमारा मार्जिन जो पहले 30 था वो क्या हो गया? 20 हो गया।
तो ऊपर कुछ असर नहीं पड़ना, वो सब कुछ हुआ पड़ा है। सिर्फ क्या चीज है, पहले बताओ, सिर्फ क्या चीज है, सेल। वो क्या हो रही है, डेबिट, मतलब बढ़ रही है। अच्छा अच्छा, सेल कम हो रही है, डेबिट हो तो कम होती है, ठीक है। अच्छा, अब जीपी रेशो का फॉर्मूला जहन में लाओ। हालांकि इधर लिखा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, जहन में लाओ। कितने लिखा है, जीपी ओवर सेल, ठीक है, जहन में लाओ। जीपी ओवर सेल, जीपी ओवर सेल, सेल कम हो रही है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा, सीधा इंपैक्ट सोचो तो जान छूट जाएगी, ठीक है ना। वैसे जीपी ने भी कम ही होना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन छोड़ें इस बात को। अच्छा मुझे बताएं, सिंपल रखें, सिंपल रखें, सिर्फ 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 सीधा सीधा सीधी सीधी सोच चलाएं। सेल्स डेबिट, सेल्स क्या हो रही हैं, 10 रुपए से कम हो रही हैं। सेल के कम होने से, न्यूमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के कम होने से रेशो ने बढ़ जाना है, ठीक है। बस सिंपल रखें इसको, अगर सोच आती है तो फिर मुझसे पूछें। सेल्स कम होगी, जीपी ओवर सेल, सेल बढ़ रही है कम हो रही है, डिनोमिनेटर कम होने से रेशो बढ़ नहीं जाती, तो फिर इंक्रीज आएगा ना, है डिक्रीज होना चाहिए। क्यों, भाई कह रहे हैं कि सेल कम हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल अपनी जगह कायम रही है, तो जीपी कम हुआ है। असल में क्या कम हुआ है सर, अपना आजमाइश शर्त होती है, आजमा लें, आजमा लें, क्या फ़र्क पड़ता है जी। 200 रुपये की सेल थी, कॉस्ट ऑफ सेल थी 140 रुपये की, और जीपी था 60। जीपी रेशो कितनी है, जीपी रेशो कितनी बनती है, जीपी रेशो कितनी बनती है, ठीक है सर। अब हुआ पता है क्या है, यहाँ पर सेल्स को आपने 10 रुपये से कम किया है, ये सेल हो गई है 190, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल अपनी जगह कायम है। जीपी कितना है, जीपी कम हो गया। अब रेशो निकालते हैं तो ये तो डिक्रीज हो रही है, ये क्या मसला हुआ, यानी कि इस असर ने सेल को हिट किया था, और दूसरी तरफ इस रेशो के अंदर पड़ा ही क्या है, जीपी। आई एम सॉरी, मैं लिखना भूल गया, जीपी ओवर सेल, इस रेशो का नाम है ना जीपी रेशो, जीपी ओवर सेल करते हैं, ऐसे ही है ना। 200 ये 60 ओवर 200 किया था तो आया था 30%। अब ये जीपी ओवर सेल ही है, तो जीपी और सेल दोनों चेंज होंगे, और होंगे सेम अमाउंट से, क्योंकि सेल में जो कमी है जीपी पे एग्जैक्ट उतनी ही कमी आनी है। यानी ये वाली रेशो सिर्फ एक एंड को तो नहीं चेंज कर रही थी, आपने कैसे सोचकर इंक्रीज कह दिया, पता नहीं इंक्रीज कहा था क्या कहा था आप लोगों ने, जो भी कहा था, जो भी कहा था, ये दोनों तरफ असर कर रही है, दोनों तरफ असर कर रही है। तो देखो जीपी कितना हो गया, 10 से कम हुआ, और सेल भी 10 से। अब ये तो वो केस है जो तीसरा है, कितने गया कितने गया कितने गया, एक मिनट, तीसरा केस है या नहीं है, 1 बाय 1 चलो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में चेंज है या नहीं है, रेशो के न्यूमरेटर में 10 की कमी आई, उसने एग्जैक्टली उसी अमाउंट से डिनोमिनेटर को भी कम किया है, सॉरी डिनोमिनेटर में जो चेंज आई न्यूमरेटर को उसने कम किया, यूं बोलना चाहिए था। यानी सेल में भी कमी आई 10 की, और जीपी में भी, तो ये तो दोनों एंड्स में कमी है। अगर दोनों में कमी है तो कमजोर तरफ ने जाना है। नहीं समझ आए तो इसीलिए कहा हुआ है, इस तरह की एग्जाम्पल अज्यूम कर लो, लेकिन मैं समझा भी लेता हूं। अगर जीपी ग्रॉस प्रॉफिट है तो मतलब सेल से जीपी कम ही था तो प्रॉफिट है ना, वरना तो ग्रॉस लॉस रेशो होती। ओ भाई समझ आ रही है, 100 रुपए से जीपी ने, सेल अगर 100 की है तो जीपी रेशो क्या है, मिसाल के तौर पे जीपी ग्रॉस प्रॉफिट होता ही कब है, जब सेल ज्यादा हो कॉस्ट ऑफ सेल से। तो ये तो हो नहीं सकता कि सेल की फिगर कम होगी और जीपी की फिगर ज्यादा होगी इस रेशो के अंदर। क्या यह मुमकिन है कि इस रेशो के न्यूमरेटर के अंदर ये हायर साइड होगी और ये लोअर हो, फिर तो जीपी रेशो ही ना हुई। ये बात समझ आई? वैसे तो मैंने अज्यूम करके बता दिया है, कहानी खत्म है, लेकिन मैं डायरेक्ट रूल लगवा रहा हूं ना। हमने क्या कहा था, अगर सेम अमाउंट से दोनों में चेंज आए तो कमजोर ने असर लेना है। अब कमजोर कौन है इन दोनों में, ये किसने कहा आपको? हो ही नहीं सकता जीपी हो और
जीपी रेशो है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, तो कैसे हो सकता है कि सेल जो है वो कम होगी जीपी से? जीपी आता ही कब है? जब सेल ज्यादा है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल, और उसके बाद एंड पे जीपी बचता है। इसका मतलब न्यूमरेटर कमजोर है, ठीक है, न्यूमरेटर कमजोर है, और न्यूमरेटर बढ़े तो रेशो बढ़ती है, न्यूमरेटर कम हो तो रेशो कम होती है, ठीक है। अब ये सारी बात डायरेक्टली सोचने वाले प्रैक्टिस से वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन पर्चे में भी अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो ये तो हल है ही। सिंपल सा डाटा अज्यूम करो, उसके साथ कर लो, और सही है। सिंपल सा डाटा मैंने अज्यूम, ऐसी मैंने डाटा अज्यूम, 200 नहीं, आप 2000 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी कर लो, बस इतना ज़हन में हो, 10 इधर से कम करना तो आंसर ले लेना। हाँ हाँ, तो बेटा 10% है। मेरी एग्जाम्पल ले ली ना मैंने ये एग्जाम्पल बनाई है कि मेरी सेल 100 रुपए की थी, आप इसको क्या लेना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, इसको इसको इस फिगर को क्या लेना चाहते हो? नहीं ये ठीक है, तो फिर 10 ही है ना डिस्काउंट, इसको 200 कर लोगे तो ये 20 हो जाएगा। तो हाँ, फिर उधर 180 इथों 20 कटेगा तो इथों भी 20 कट जाएगा, सेम ही रहना है, फर्क क्या पड़ता है? और एग्जाम्पल है ना, अपनी मर्जी से बनाओ, मुझे आसान लगता है 100%। ओके डन, चले आंसर क्या फिर? डिक्रीज। चलो अब तो जहन के अंदर आ चुका है, अब तो जहन के अंदर आ चुका है कि दोनों ने कम होना है, जीपी ने भी और सेल ने भी, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर में भी। अच्छा, अब जीपी की कमी नेट प्रॉफिट पे तो असर नहीं ना डालती। हाँ, जीपी कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी कम होगा। अब अगली रेशो कौन सी है? नेट प्रॉफिट ओवर सेल, उत्ते नेट प्रॉफिट थल्ले सेल, दोनों में चेंज, कमजोर कौन? नेट प्रॉफिट, तो उसकी कमी ज्यादा असर लेगा, तो नेट प्रॉफिट न्यूमरेटर में कमी, सैम टू सैम। नेक्स्ट, करंट रेशो, करंट एसेट्स ओवर करंट, इन्वेंट्री कम हुई है, नहीं सॉरी, डेटर कम हुए हैं, वो पिछले वाला जेन में आ गया था ना, डेटर कम हुए हैं, कैश बढ़ा है, लेकिन सेम अमाउंट से फर्क ही कोई नहीं, सेम अमाउंट नहीं है, कितने गया? सेम अमाउंट नहीं है, डेटर कम हुआ 100 से। अगर डिस्काउंट ना होता तो फिर इस रेशो का, इस चेंज का इस रेशो पे कोई असर ना पड़ता। वो कहता ना 100 रुपए आ गए, 100 रुपए आने से आ गए, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो डेटर क्रेडिट 100 से, कैश डेबिट 100 से, हम कहते नो चेंज। क्या ख्याल है? करंट एसेट्स में 100 की कमी आती डेटर की, और 100 ही बढ़ जाता, नो चेंज। नेट में क्या चेंज आता? लेकिन यहां क्या हुआ है? डेटर 100 से कम हुआ, कैश 90 से बढ़ा, 90 से। डिनोमिनेटर में तो कुछ चेंज है नहीं। सर आप लिख नहीं ना रहे, हमें बड़ा मसला हो रहा है। ये है ना करंट रेशो, तो करंट लायबिलिटी पे तो इस चेंज का कोई असर नहीं है, क्योंकि इस एंट्री के अंदर अगर आप गौर फरमाएं तो इस एंट्री के अंदर, ये एंट्री है, इसमें डेटर है, ये तो देख लिया ना, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में था, अब ये है, ठीक है, डेटर और कैश, डेटर दोनों ही एसेट्स हैं, कोई लायबिलिटी हिट हो रही है इसमें, इसका मतलब डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज है नहीं, रह गई बात न्यूमरेटर की। अब न्यूमरेटर में क्या हो रहा है? डेटर भी करंट एसेट, कैश भी करंट एसेट, डेटर क्रेडिट हो रहा है 100 से, कैश डेबिट हो रहा है 90 से, तो इसका मतलब 10 रुपए से नेट में कमी आ गई ना इस डिसीजन की वजह से। अब न्यूमरेटर कम हो तो, नहीं समझ आई तो दसो, तामी दसो, डिक्रीज। यार ये बड़ा थकाने वाला सवाल है यार, हर एक सवाल है यार जी। स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल में कोई चेंज है? नहीं, अभी देखा था है ना, कॉस्ट ऑफ सेल में कोई चेंज नहीं आया। कॉस्ट एंट्री सामने रखो यार, एंट्री बहुत दूर है, एंट्री को करीब ले आओ, मैंने अब घूमना पड़ रहा है। उन्होंने कहा मैं नहीं आना, मैं भी नाल ही जाना है, वापस अपनी थां पे आओ, पाए औकात पे वापस आओ जी बेटा। तीसरा तो चौथा है जी, चौथा क्या है जी? स्टॉक टर्नओवर। मैंने कहा रेशो भी सामने और अफेक्ट भी। स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या है? अब रेशो के फॉर्मूला याद होने चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल ने तो हिलना नहीं, इन्वेंट्री ने भी नो इफेक्ट। दिस इज सो इजी, इतने ज्यादा में से कोई ना कोई तो सही हो ही जाएंगे हैं जी? नो इफेक्ट, ज्यादा सही होंगे इंशाल्लाह, इक्का दुक्का ही गलत होगा, ज्यादा सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, ROA, रिटर्न ऑन एसेट। नॉन करंट एसेट में तो हिलना नहीं। अब ऊपर क्या होता है जी? PBIT होता है,
पीबीआईटी प्रॉफिट बढ़ा था या कम हुआ था? बगैर उधर देखे, वो एग्जांपल ऊपर पड़ी है, बगैर देखे बताओ। देखो ना, कॉस्ट ऑफ सेल ने चेंज नहीं होना, लेकिन सेल को हिट लगा दी सीधी आपने, तो सेल कम तो जीपी कम, जीपी कम तो थल्ले वाले सारे ही प्रॉफिट कम, जीपी के बाद वाले सारे प्रॉफिट, चाहे वो पीबीआईटी है, चाहे वो पीबीटी है, चाहे वो पैट है, वो सारे के सारे ही कम होते चले जाएंगे। इसका मतलब न्यूमरेटर इस रेशो का घट हो गया है, कम हो गया है, तो न्यूमरेटर के काम होने से रेशो भी काम हो जाएगी, काम। अच्छा, डिक्रीज नहीं समझ आई? ये उम्र के पीछे है, समझ आ गई? ओ भाई कह रहा है उम्र केड़ा है, पहले मैंने दसो। ये भाई है आगे कोट वाला जो बैठा हुआ है। क्विक रेशो अच्छा जी, कहाँ थे हम? हाँ जी, उसके बाद क्या खत्म हो गया काम? एक है क्विक रेशो, और क्विक रेशो क्या होती है? उसमें इन्वेंट्री भी निकाल दें, और इन्वेंट्री तो पहले ही निकली हुई थी हमारी, हमारे इस रेशो के अंदर वैसे ही दोनों क्विक एसिड्स ही इंपैक्ट हो रहे थे, डेटर कम हो रहा था और कैश बढ़ रहा था, तो जो करंट रेशो पे असर था वही क्विक रेशो पे, यानी कि डिक्रीजे। ठीक है, चलो जी, अब आगे कदम बढ़ाएं, कदम बढ़ाओ साथियों, मैं आपके साथ हूं, खुद भी कुछ कर लिया करो। कुछ चवल ना मारना होना, अगे भी एक वजी हुई है। मैंने बताया था आप लोगों को, मेरी किसी जगह पे थोड़ी सी ऐसी लड़ाई हो जाती, जज्बाती आदमी जरा, मैं उत्थे जाकर रौला पाया उत्थे, मैं कहा इतने कौन जानता है मैनू कि कौन उस्ताद ते कौन है जी, कोई स्टूडेंट तो है नहीं। उत्थे एक बंदा दौड़दा आया, कहता भाई तुसीं तो वीडियो वाले नहीं। मैं उत्थों निकलिया, मैं कहा यार है तो बहुत ही पहले जिंदगी थोड़ी है जी रहे हैं। नंबर 4, ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ nowadays which would increase sales at existing margin। हाँ जी, क्या कह रहा है? कह रहा है ये आपने क्रेडिट लिया है, क्रेडिट लिया है, ऑफर किया है, एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स, जिसने सेल को बढ़ाया है, मतलब आपने उधार ज्यादा दिन के लिए देना शुरू कर दिया है, यानी डेटर्स को कहा है सुकून मारो 3 महीने बाद पैसे दे देना। अब जैसे ही आपने ये ऑफर लगाई, सेल बहुत बढ़ गई, जाहिर है आप क्रेडिट देते ही इसलिए कि सेल बढ़े, तो आपने क्रेडिट बढ़ाया, सेल, क्रेडिट पीरियड बढ़ाया, सेल बढ़ गई। दिमाग में आ गई बात? अब क्या हुआ है, एक तरफ डेटर डेज बढ़े हैं, क्या हुआ है? डेटर डेज बढ़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेल बढ़ी है। अच्छा, लेकिन सेल जो है ना वो एट एग्जिस्टिंग मार्जिन से बढ़ी है। समझ आती है बात? क्या मतलब? अगर पहले भी आप चीज 100 की खरीद के 110 की बेच रहे थे, तो आपने अभी भी 100 की खरीद के 110 की बेची है, सिर्फ सेल्स बढ़ी हैं। अब अगर मार्जिन नहीं बढ़ाया आपने, तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल चेंज होगी? कॉस्ट ऑफ सेल, मैंने कहा था आपको कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, ये कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है, नॉर्मली ये सेल्स के बढ़ने से बढ़ती, ये चेंज नहीं होती सेल के चेंज होने से, क्योंकि जितनी सेल बढ़ाओगे उतनी ही कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब सही कह रहे हो, मैं उलट बोल गया, यानी सेल जितनी बढ़ती है कॉस्ट ऑफ सेल भी उतनी सेम बढ़ जाती है, मार्जिन चेंज नहीं होता, जीपी चेंज नहीं होगा। मैं मिसाल से समझाता हूं, हमारी मिसाल किधर गई? वो भी मिसाल ही थी वैसे हमारी, ये, लेकिन अभी जो बनाई थी वो ज्यादा अच्छी लग रही थी। ये लो जी, हमारी सिचुएशन ये थी, ये जो आपको नजर आ रही है, ठीक है। हमने कहा खुला ही उधार है जी, आ जाओ जिन्हें आना है, खुला ही उधार है, और ये मैंने मिसाल के तौर पे मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट होती है 100 रुपये, ठीक है, और कॉस्ट मेरी पर यूनिट है 70 रुपये, तो ये उस हिसाब से कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, सादा बात रखी है मैंने, ठीक है ना। तो मैंने 2 यूनिट्स बेचे थे, 200 सेल आ गई, ये 2 खरीदे थे 140 के, कॉस्ट आ गई, और ये मैंने जीपी कमाया। अब मैंने कहा यार सेल नहीं हो रही, टाइम बढ़ा दिया, 2 महीने का टाइम दे दिया, 2 महीने का टाइम दिया तो मेरी सेल्स बढ़ी, और अब मैंने बेच लिए जनाब कितने, 5 यूनिट्स बेच दिए, तो सेल कितनी हो गई? कॉस्ट ऑफ सेल
और प्रॉफिट। अब देखो अमाउंट के हिसाब से प्रॉफिट चेंज हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन एग्जिस्टिंग मार्जिन का मतलब ही क्या है, जीपी रेशो कोई नहीं चेंज हुई होनी, जीपी रेशो हो ही नहीं सकता चेंज हुई हो, क्यों, मेरे मार्जिन सेम है, मार्जिन सेम है। लेट्स चेक इट आउट। 30% जीपी था, इधर देखो 150 बटे 500, आंसर इज, वाह, ये मतलब होता है एग्जिस्टिंग मार्जिन का। आपकी अगर सेल बढ़ी है तो उसी रेशो से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ा, लेकिन अमाउंट में सेल भी बढ़ गई है, अमाउंट में जीपी भी बढ़ गया है, और अमाउंट्स डिफरेंट हैं। इधर चेंज आया है, इधर चेंज आया है 300 रुपए का, इधर चेंज आया है, इधर चेंज आया है 10 दो 90 रुपए का, इधर नजर आ रहे हैं, कैलकुलेटर उठा रहे, इधर चेंज आया है, इधर चेंज आया है। अब चेंज दोनों जगह आया है लेकिन डिफरेंट है, ठीक है। अब सबसे पहली रेशो कौन सी है मेरे दोस्त, नींद वाले दोस्त, जीपी रेशो। ये बोर कर रहा है आपको ये वाला लेक्चर, छोड़ दें, बस कर दें, छुट्टी कर दें, जाओ तुम्हें छुट्टी है, जाओ, कोई नहीं कोई नहीं, अब ये तो खत्म करके ही छोड़ेंगे हम, जो मर्जी हो जाए जी। सबसे पहली रेशो कौन सी है जी, जीपी रेशो। मुझे बताओ कि जीपी के अंदर क्या आया है, ग्रॉस प्रॉफिट में भी चेंज आया है और सेल में भी चेंज आया है, लेकिन ज्यादा चेंज किधर आया है, ज्यादा चेंज किधर आया है, चलो चेक कर लो। मुझे बताओ कि जीपी रेशो के अंदर क्या चेंज आया, इधर देख के बताओ, इधर देख के बताओ, ये तो अब सामने आ गया आपके, जीपी रेशो में क्या चेंज आया, ये पॉइंट 4 करा रहा हूं। आपने क्या किया है, आपने उधार ऑफर किया है, सेल बढ़ गई लेकिन एग्जिस्टिंग मार्जिन पे, तो जीपी रेशो में क्या चेंज आया है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन जीपी रेशो, कम ऑन guys is नो इफेक्ट। अच्छा नेट प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं, सोच के बोलना, सोच के बोलना। आगे बात बढ़ाते हैं। मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, यानी सेलिंग एडमिन, अलग अलग लिख देता हूं, चलो सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस पहले थे जनाब 10 रुपए के, और एडमिन एक्सपेंस मेरे थे 15 रुपए के, और मेरा नेट प्रॉफिट था, बताओ जरा देख कर, इस ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूं भाई, उमैर भाई अज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, डाटा अज्यूम कर रहा हूं मैं, उमैर भाई किधर गए, अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है जी। सेलिंग और एडमिन बोलो जी, तो क्या प्रॉफिट है जी, नेट प्रॉफिट मेरा कितना है 35। अब मुझे बताओ ये जो मैंने ऑफर लगाई, क्या ये कितना था, 15 ही था, क्या मसला है, तो पहले सवेरे 7 का मैं पढ़ा रहा हूँ, शरारत करते हो मेरे नाल जी, बेटा तुम भी 7 पढ़ रहे हो ना, आपको लगता है पढ़ाना क्या, बस आओ कैसेट लगाइए, आगे कैसेट ऑन करते हैं, चलो अल्लाह तुम्हें भी उस्ताद बनाया, हम भी तंग करते थे शायद, इसीलिए अल्लाह ने हमें भी उस्ताद जी, इज्जत तो बहुत करते थे लेकिन शायद तंग करते थे वैसे। अच्छा जी, आप देखें जी, मैंने ऑफर किया डिस्काउंट, मेरी सेल्स बढ़ गई, क्या मेरे इस डिस्काउंट ऑफर करने से और सेल्स के बढ़ने से, सवाल चुप हो, तो क्या मेरा सेल्स मैनेजर भी तनख्वाह बढ़ाने का कहेगा, एडमिन मैनेजर, दफ्तर के बाहर बैठा हो सिक्योरिटी गार्ड, इसका मतलब ये तो अपनी जगह कायम रहेंगे। ये हमने बात की थी, जो मैंने आपको रेशोज नहीं पढ़ाई थी, याद करो, रेशोज पढ़ाई थी वो प्रॉफिट वाली, तो मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ सेल्स नॉर्मली चेंजेस विद चेंज इन सेल्स, हाउएवर सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस नॉर्मली डू नॉट चेंज विद चेंज इन सेल। इसी को तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। मैं 2 यूनिट्स बेचता था तो उसी दुकान में रखकर उसी में अमले के साथ बेच रहा था, अब एक सर्टन लेवल तक मैं अपनी सेल्स बढ़ा सकता हूं, मुझे दुकान चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं, बड़ा डीप डाउन जाके सोचना पड़ता है, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, कुछ तो सही हो ही जाएंगे। हाँ बताओ भाई, 120, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे बताओ सेल्स तो बढ़ी हैं लेकिन नेट प्रॉफिट भी चेंज हो गया, हुआ या नहीं हुआ, तो बोलो। अब रेशो चेक करें जरा, नेट प्रॉफिट रेशो 17 पॉइंट और
लो जी, अब जब इस तरह से दोनों दोनों तरफ चेंज आ जाए ना, तो मेरा मशवरा है पर्चे के अंदर 17 नंबर का सवाल है। जो इजी है उनको डायरेक्ट लिखो, और जो मुश्किल है ऐसे डाटा अज्यूम करने में कितनी को देर लगती है। अज्यूम्ड डाटा है, सबसे आसान फिगर उठाओ, 100 रुपए से मैं 100 रुपए करता हूं, एक इजी कर लेता हूं, ठीक है, अज्यूम कर लो, सामने नजर आ जाएगा आपको। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो रही है जी, पागलों की तरह। नो इफेक्ट, ऐसे कैसे नो इफेक्ट? करंट रेशियो, करंट रेशियो में क्या होता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का कोई अमल दखल है इस रेशियो में? करंट लायबिलिटी का कोई अमल दखल है? तो कोई असर है? करंट लायबिलिटी पे इसका कोई असर है? क्यों? क्योंकि डेटर बढ़ने हैं। डेटर डेज बढ़ने का मतलब होता है डेटर्स बढ़ने हैं। जब लोग ज्यादा अरसे बाद पैसे देंगे तो डेटर्स बढ़ेंगे ना, डेटर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ सेल्स बढ़ी हैं, तो डेटर्स तो करंट एसेट है। इसका मतलब करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी वाली रेशियो में करंट लायबिलिटी नहीं हिली, करंट। अब ये आसान है, इसके लिए कोई अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो जहां दोनों तरफ मसला पड़ जाए ना, क्लियरली ना समझ आए, वहां छोटी सी अजम्पशन ले लो। सारे सवाल में हर एक के लिए ये नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर सवाल के अंदर ये देखो ना, 1 2 3 4 5 6 5 30 इंपैक्ट्स हैं, तो इसमें से मेरे ख्याल में 20-21 ऐसे होंगे जो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये बोला। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, करंट एसेट्स में चेंज है। चेंज क्या है? डेटर्स बढ़ेंगे। ज्यादा टाइम अलाउ करोगे तो डेटर्स बढ़ेंगे। डेटर्स बढ़ना, न्यूमरेटर का बढ़ना रेशियो को, इस रेशियो को बढ़ा देगा। अच्छा, इतने भी दस्ती आ जाओ, जो आसान हो साथ ही कर दो। ये इस तरह से चलना है पर्चे के अंदर। तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो में क्या फर्क है? इन्वेंट्री का तो नाम ही नहीं आया था, यहां पर सिर्फ डेटर बढ़े थे। तो अगर डेटर यहां बढ़ रहे हैं तो वो यहां भी बढ़ रहे हैं। ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज, बगैर सोचे लिखो, तेजी से करना। अब ये थोड़ी थोड़ी हम हाथ सीधा हो रहा है इस तरह के सवालों में, ठीक है ना। तो ये 2 दफा आई कैप पूछ चुका है, आई कैप 2 दफा पूछ चुका है, ठीक है। अब इस तरह का सवाल ना डाले तो एमसीक्यूज में ये जरूर डाल देता है। पर पसंद बहुत है आई कैप को, ये पसंद बहुत है। अलग से आई कैप ने इसीलिए अपनी किताब में, वो मैं पढ़ा रहा था ना, इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ऑन, इंपैक्ट ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ऑन सर्टेन रेशियोज, वो आई कैप ने अपनी किताब में पहली बार डाला है स्पेशली इसीलिए, ताकि बच्चा ध्यान से ये करे। हम तो पहले करवा देते थे, वो सवाल पड़ा हुआ है ना, ये वाला सवाल तो हमेशा करते होते थे, लेकिन बच्चा लिफ्ट नहीं कराता था। ये क्या? अच्छा जी, अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होती है जी? ये आप एक जगह ना वर्किंग ऐसे, जब ये सवाल आए ना तो यूं वर्किंग एक ओपन करें, उसके अंदर ये सारे रेशियो ऐसे लिख लें, फॉर्मूला लिख लें, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में अपने लिए, ताकि इजीली देखते जाएं। सही है ना, मुझे बार बार उधर जाना पड़े, लेकिन आप तो सामने एक वर्किंग लिख के बैठोगे। लेकिन वर्किंग सफे सोल्यूशन में ना लिखिएगा, साइड में वर्किंग बनाया और छोटे छोटे फॉर्मूला लिखिए समझने के लिए। अब स्टॉक टर्नओवर क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल ओवर, मुझे बताओ कि इन्वेंट्री का कोई चेंज है इस रेशियो से? कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल देख लो, सोच लो। क्या कह रहे हैं आप लोग? सेल बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी। अच्छा, और इन्वेंट्री क्या होगी? ज़्यादा सेल्स होगी तो ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा सेल होती है तो ज़्यादा इन्वेंट्री हमारे बिजनेस से निकल जाती है। डेटर बढ़ रहे हैं लेकिन इन्वेंट्री, अरे कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है, इन्वेंट्री कम हो रही है। ये तो दोनों ही अलग अलग, ईरान तुरान, मशरिक मगरिब। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है, इन्वेंट्री कम हो रही है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है। ये तो बड़ा आसान है। न्यूमरेटर का बढ़ना रेशो को बढ़ाएगा और डिनोमिनेटर का कम होना भी रेशो को, तो जो मर्जी सोच लो, ये तो डबल डबल है, डबल ट्रबल है, इनक्रीजे। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट्स पे तो कोई असर नहीं पड़ना। ये रिटर्न ऑन एसेट कौन सा था? नॉन करंट ही था, रिटर्न ऑन, हाँ ठीक है, नॉन करंट एसेट पे तो कोई असर नहीं पड़ना। पीबीआईटी पे असर पड़ेगा? पीबीआईटी पे असर पड़ेगा। मैंने आपको कहा था अगर जीपी हिल जाए तो इसके बाद वाले जितने प्रॉफिट आते हैं वो हिल जाते हैं। इसी रेशो के लिए बताया था, असल में आगे आ रही थी ना ये। तो इसके बाद ही पीबीआईटी ने आना है, इसके बाद ही पीबीटी ने आना है, इसके बाद ही पैट ने आना है। जब ये बढ़ गया तो सारे बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, न्यूमरेटर चेंज हो गया। तो कुछ आसानी से हो जाया करेंगे इस सवालों में, कुछ मुश्किल, जो मुश्किल है वही मुश्किल नहीं है। अज्यूम करो 100 वाले जैसे डाटा मैं अज्यूम करता हूं और चलाओ आगे काम जी।
इंक्रीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाय अल्लाह, अभी दो सवाल भी डिस्कस करके भेजने आपको टेस्ट वाला, अपने करके आने कल हो कर आएंगे वो, मैंने पढ़ाना है। फिर भी इंपॉर्टेंस का अंदाजा कुछ बच्चों को नहीं, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई। टेस्ट कितने बच्चों ने दिया हुआ है इन बच्चों में से? हाँ, ये आप देख लें, हालात ये हो चुके हैं। कल देना है। डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट्स एट गेन, यानी कि नॉन करंट एसेट्स ने कम होना है और गेन ने ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं बढ़ाना लेकिन नेट प्रॉफिट को बढ़ाना है। समझ आती है? क्योंकि गेन ऑन डिस्पोजल जीपी के बाद वाली आइटम है। ओके, अब 1 बाई 1 देखना शुरू करते हैं। पहली रेशियो है जीपी ओवर सेल। इसमें क्या असर पड़ेगा? और जीपी से नीचे का मामला है ना, जीपी ने बदलना है ना सेल ने बदलना है इस गेन की वजह से। और दूसरी तरफ है क्या? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट ने कम होना है और गेन ने बढ़ना है, लेकिन ये गेन जीपी के बाद है, तो पहली रेशियो पे नो इफेक्ट। बड़े नो इफेक्ट भी आ रहे हैं, हम तो खुश थे कि चलो नो इफेक्ट तो नहीं होते। सब में सर नो इफेक्ट लिखते ना, तो 1 2 3 4। अच्छा, जो समझ ना आए वो नो इफेक्ट लिख दो, जो समझ आए वो सही। नो इफेक्ट में कोई एक आधा सही है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं करना, इंसानों की तरह आसान वाले सोचते जाना है और जो मुश्किल लगे उस पर अजम्पशन ले लेनी है। 17 नंबर का सवाल कोई मामूली नंबर नहीं है। 17 × 1.8 करें। अगर इन 30 में से मैंने अर्ज किया जैसे 20 नजर भी आ रहा है, आसानी से समझ आ जाए, तो वो तो हर एक 10-15 सेकंड में होता जाए, तो फिर आप आधे घंटे के अंदर और करेंगे क्या? मक्खियां मारेंगे। तो ध्यान से ये मुफ्त के नंबर लें, तो जहां कहीं फंसे, मतलब अगर तो सिंपल इंपैक्ट एक तरफ है तो क्विकली करते जाओ, जहां दो तरफ पड़े तो अपने दिमाग पे ज्यादा जोर ना डालें, छोटी सी असम्पशन लें। छोटी वो जो वर्किंग साइड पे खोल के जहां रेशो लिखी हुई वर्किंग के अंदर गंद मारी जाए और लिखी जाए। सोल्यूशन का तो पार्ट नहीं है वो, ठीक है? उसने सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज बोला है, उसने तो नहीं कहा सपोर्ट योर आंसर विद वर्किंग। तो जो मर्जी करते जाए। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्या? पहली रेशो पे नो इफेक्ट। अच्छा, उसके बाद कौन सी रेशो है जी? कौन सी रेशो जी? नेट प्रॉफिट। हाँ जी, नेट प्रॉफिट पीबीआईटी से ऊपर ऊपर की ये चीज है ना। अब बोलो, पीबीआईटी का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ, गेन ऑन डिस्पोजल तो अदर इनकम में आना ही है ना उसके अंदर। इसका मतलब पीबीआईटी बढ़ेगा और दूसरी तरफ नॉन करंट एसेट्स कम होंगे। ईरान, तुरान, मशरिक, मगरिब। ऐसे ना करो शक्ल, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो शक्ल। पीबीआईटी बढ़ेगा या कम होगा? गेन पर एसेट बेचा है, पीबीआईटी बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, और नॉन करंट एसेट बेचे हैं, तो बेचने से क्या एसेट बढ़ जाते हैं? तुम एसेट भी बेच रहे हो, एसेट भी उमेर, तुम्हारे एसेट भी बढ़ रहे हो, तुम बेच भी रहे हो। कमाल। तो कैश आ रहा है, कैश को सेम कर लो, वो नॉन करंट एसेट में नहीं है। उस रेशियो के अंदर उसने लिखा होता है रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, ताकि आप ये वाली बात ना कर सके। तो ईरान, तुरान, न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर कम हो गए, तो दोनों ही हमारे लिए फेवरेबल है। कोई एक सोच लो, न्यूमरेटर के बढ़ने से रेशियो बढ़ती है, डिनोमिनेटर कम होने से भी ये बढ़ती है, तो इंक्रीज है जी बेटा। बेटा अच्छा, नेट प्रॉफिट है। हो मैं इधर पहुंच गया था, सॉरी मैं इधर पहुंच गया था। चलो ये तो आंसर लिख दो, अब ये तो लिख दो आंसर, ईरान, तुरान। आप इसलिए परेशान थे? तो मैं असल में ये बता रहा था आपको जी। नेट प्रॉफिट ओवर सेल, नेट प्रॉफिट चेंज होगा, सेल चेंज नहीं होगी। ऐसा ही है ना, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल अपनी जगह कायम दायम, तो न्यूमरेटर बढ़ेगा। आसान भी होती हैं एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, करंट रेशो। करंट रेशो, करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे? एसेट बेचेंगे तो कैश आएगा। नहीं सर, पैसे नहीं आए तो डेटर हो जाएगा, मतलब रिसीवेबल बन जाएगा, एसेट तो बढ़ेगा। और दूसरी तरफ करंट लायबिलिटी भी कोई असर नहीं है, तो करंट एसेट न्यूमरेटर बढ़ गया, न्यूमरेटर के बढ़ने से रेशो बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। रेजोनेंस, एको है जी, रेजोनेंस। हाँ जी, क्विक रेशो के ऊपर क्या असर होगा? जाहिर है कैश है ना, इन्वेंट्री तो है नहीं, तो दस्ती है, नंबर लिया करो। व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर इन्वेंट्री, नो इफेक्ट। इसका तो नाम ही कोई नहीं था इसमें, ये सवाल था। ये चुप कर जाओ, 2 दिन, मुझे 2 दिन नहीं लगे, मैंने तो काफी दिन से ये करवाया ही नहीं था। ठहर जाओ, चलते हैं जी भाई।
मेरे अपने लेक्चर देखो, ये वो गुजर गए। दस % डिक्रीज है, 10% न्यूमिनेटर में डिक्रीज और डिनोमिनेटर में भी डिक्रीज। अब देखना पड़ेगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर फिगर्स क्या हैं, जो कमजोर होगी असर उस पर डालोगे। यही तो है, सेम अमाउंट से अगर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में इंक्रीज आए या डिक्रीज आए तो लोअर साइड ऑफ फ्रैक्शन असर ले जाती है। और एक ही बात है, 10% भी कोई आंसर ही होगा ना। किसी भी चीज आपका 10% बढ़ा रहे हो तो 10% बढ़ाने का मतलब है उस फिगर पे 10% लगा के करना तो प्लस ही है ना। नहीं हो गया, दोनों में इंक्रीज आए तो सेम अमाउंट से दोनों में इंक्रीज आए तो अब मसला नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था अगर दोनों से नहीं, जो आप सोच रहे हैं ना कि हमने कहा था कि ये भी रूल बनाए, मैंने कहा था उधर गया ही नहीं मैंने कहा जहां पे दोनों साइड पर आए और डिफरेंट अमाउंट्स हो जाएं तो अपना एग्जाम्पल लो, रूल ना बनाओ। बन सकता है लेकिन मैं नहीं उधर उलझा रहा। मैंने 3 असूल बताए हैं, बस असूल जितने बढ़ाओ मुसीबत बढ़ेगी। सिर्फ न्यूमरेटर का चेंज उसूल, सिर्फ डिनोमिनेटर का चेंज जो आईकेएम ने लिखवाए उसूल। तीसरा, दोनों तरफ सेम अमाउंट से तो फिर लोअर साइड कमजोर ने असर लेना है, और अगर दोनों पे डिफरेंट हो तो एग्जाम्पल, अपनी एग्जाम्पल। ठीक है, ये सवाल था जी। चुप चुप और चुप और चापा। अच्छा प्लीज प्लीज, सिर्फ पढ़ाना है, ये नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन ये भी करना है ना, अब ये भी करना। चलें ये कल कर लेना। ये देखें, सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट्स पढ़ के मैं छुट्टी दे रहा हूं। देखें, हाँ प्लीज जिसे जाना है जाए, दूर हो जाए मेरी नजरों से। अल्लाह हाफिज, जाएं 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 जाएं। मैं क्या माफिया हूं? स्टेट द इफेक्ट, increase, decrease, no effect of each of the above on the ratios in the next financial statement. Note, use the following format. पिछली बार के तजर्बे से उन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा, किसी ने कुछ उन्होंने कहा ना भाईजान ऐप बना के कर दो, मेहरबानी ताड़ी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट यूज़ करना है। 1 2 3 4 5 और 1 2 और 3 एडजस्टमेंट्स हैं, सिर्फ कम कर दिया उसने और नंबर 10 हैं। 5 दिया 15, 10, 30 एडजस्टमेंट्स के थे 17, नंबर थोड़े कम किए हैं, एडजस्टमेंट ज्यादा कम कर दी। यू आर वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर ऑफ हाजी सन्स, असल नाम कुछ और है, मैंने नाम बदला हुआ है। A new CFO has joined HL and has recommended changes to accounting policy related to assets to improve HL's financial ratios. एक नया अफसर आया है, CFO आया है, जहां आप फाइनेंस मैनेजर हैं वहां पे एक नया CFO आया, उसने कुछ नए मशवरे दिए हैं, आ गए ना ऐसे रोब झाड़ने के लिए। The CFO has suggested following changes to policies. Subsequent measurement of investment property from cost model to fair value model. कहता जी fair value model पर ले जाओ investment property को। You may assume that fair value cost price of all assets would increase over time. Increase over time का मतलब ये है कि अगर fair value model पे जा रहे हैं तो हर साल fair value पर गेन आना है। ठीक है, fair value गेन आना है और investment property में भी इंक्रीज आना है, ऐसा ही है। अब क्या असर होगा नेट प्रॉफिट रेशियो पर? इधर ग्रॉस प्रॉफिट पर भूल गया, रिटर्न ऑन एसेट जो भी होगा तुम देखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी और करंट रेशियो। दूसरा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रीवैल्यूएशन मॉडल। अब ये ध्यान में रखना है कि रीवैल्यूएशन मॉडल में रीवैल्यूएशन अपवर्ड ही होनी है। वो उसने कह दिया है कि फेयर वैल्यूज ने क्या होना है, हर आने वाले साल में फेयर वैल्यू ने क्या होना है, इंक्रीज। ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि फेयर वैल्यू का इंक्रीज जो है ये रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर वो एक तो असर ये डालता है कि वो ओसीआई में जाता है, पीएनएल में नहीं आता। दूसरा असर उसका ये पड़ता है कि डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है, जबकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं बढ़ती। समझ आ रही है? अकाउंटिंग आती होगी तो ये आता होगा। हाँ, ज्यादा IAS 16 आता है तो ज्यादा रेशियो आता है। ठीक है जी, समझ आई बात की? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या है और रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या है। ठीक है, का नॉलेज होगा तो अप्लाई होगा ना, का नॉलेज ही नहीं है अगर आपके पास IAS 16 का, IAS 40 का, तो यहां पे क्या मैंगो करेंगे फिर। अच्छा, कॉस्ट फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम एफको टू फाइफो, इंट्रो का कॉन्सेप्ट टेस्ट कर गया।
एफको से फाइफो पे लेके जाओ, ठीक है। अब एफको से फाइफो पे जाना है तो स्टॉक का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ाता है। अब अगर हम एफको से फाइफो पे जा रहे हैं तो जालिम ये तो बता दो कि एफको वाला स्टॉक कम है या फाइफो वाला। उसने इस लाइन में क्या बताया, फेयर वैल्यूज कॉस्ट प्राइसेस ऑफ ऑल एसेट्स इंक्रीज ओवर टाइम। इसका मतलब है जो चीज आप इन्वेंट्री के लिए बेचने के लिए खरीदते हैं वो भी हर साल महंगी होनी है। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हो तो फाइफो वाला स्टॉक महंगा होता है, एफको वाला सस्ता होता है। तो अगर आपने एफको से फाइफो पे जाना है तो इसने आपके क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना है और इसने आपके प्रॉफिट को भी, है ना मजे का सवाल। नेक्स्ट, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस इज ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स और पीरियोडिक इन्वेंट्री इज फॉलो, ठीक है। अब ये सारी बातें सोचते हुए आपने इंपैक्ट डालना है, ठीक है। तो ये सवाल बस आपका होमवर्क है, ओके। सिर्फ ये सवाल टेस्ट का, टेस्ट है आप लोगों के पास मौजूद नहीं है तो आई कैप की इस पिछली अटेम्प्ट से ले लीजिएगा। वैसे अगर आप लोग 2 मिनट बैठे तो जल्दी से बुला दें यार उनको, मैं टेस्ट आपके मंगवा भी देता हूं आपके हाथ में, वो ये पकड़ते जाइएगा जल्दी से। आप लोग अगर 1 मिनट बैठे, 4 तो बज गए। पिक्चर बेशक ले ले, सवाल पिछली अटेम्प्ट का है, जिंदगी रही तो अब कल नॉर्मल क्लास में मुलाकात होगी कैश फ्लो के साथ। अल्लाह हाफिज।